प्रेडिक्ट करेगा। एआई का काम है प्रेडिक्ट करना और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है, आपको इस ट्रायंगल का पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं डिजाइन करनी है, तो आपको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि दैट इज नॉट समथिंग कि जी जो जिसकी कोई लीगल वैल्यू है, तो इसमें ज्यादा हम नहीं जाते। ब्लॉकचेन सिर्फ पब्लिक होता है, ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ब्लॉकचेन पब्लिक नहीं होता, प्राइवेट भी होता है। जैसे अभी आप कोई चीज अपना लोकल प्रोजेक्ट बना ले, पीआईएससी अपना एक प्रोजेक्ट बना ले, तो दैट इज लोकल प्रोजेक्ट, तो वो प्राइवेट प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी शुरू में बतानी इसलिए जरूरी होती है ताकि लोगों को अंदाजा रहे कि जी हमारी जो अगले 1 घंटे की टॉक है ना, वो किस चीज पे मबनी होने वाली है, ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस भी आ रहे हो ना, वो बहुत रेलेवेंट हो। देखें यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, कासिम भाई, मैं हो गया, उमैर भाई भी हैं, यानी हम लोग बड़ा टाइम निकाल के आते हैं ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस को रेलेवेंट रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो होता ही है कि एग्जिस्टेंस जो है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उस एग्जिस्टेंस से आप जितना ज्यादा फायदा उठा सकें, दैट्स अप टू यू। जैसे जब हम इधर इस्लामाबाद में लेक्चर्स पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पे लोग क्वेश्चन पता करते थे, कई दफा शरारती भी होते हैं बीच में, सर क्रिप्टो करेंसी कितने की हो गई है, सर बिटकॉइन कितने का हो गया, तो मेरे जैसा बंदा आगे कहता था यार गूगल करके देख लो। तो आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो शुरू में बता देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि अगला 1 घंटा किन चीजों पे बात होने वाली है। इन चीजों पे बात तो बिल्कुल नहीं होगी, जो चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। हाँ, चीजों को अब जोड़ा जाएगा आपस में। अभी हम डेफिनेशन में सीबीडीसी के अंदर घुसेंगे थोड़ी देर में, और फिर जो है आपको नजर आएंगी चीजें। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अभी बात करते हैं आईओटी के ऊपर। मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि आईओटी का रोल क्या है, लेकिन अगर आप आईओटी की डेफिनेशन में जाएं तो ये समझें कि चीजें किसी मीडियम के थ्रू आपसे कनेक्ट होना शुरू हो गई, यानी दिस इज यू, ये वो चीज है, लाइक एसी, लाइक टीवी, लाइक व्हाटएवर, दरमियान में कोई मीडियम है। वो मीडियम जो है वो इंटरनेट हो सकता है, वो इंट्रानेट हो सकता है, वो कोई लैन लैन हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, उसके थ्रू वो आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गई। वो स्टार लिंक हो सकता है, जो कि वल्लाहु आलम लोगों को पता नहीं क्या लगता है, कोई बहुत बड़ी दोस्त चीज आने लगी, उसको भी पढ़े जरा, आपको पता लगे कि वो जो था ना पीटीए अप्रूव नहीं कर रहा, हालांकि पीटीए की अप्रूवल की जरूरत नहीं उसको, पता नहीं पल्ला क्या कह सकता हूं मैं, लेकिन हमें क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता इसलिए हमें अंदाजा नहीं होता इन चीजों का। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज डेटा गैदरिंग टूल, एआई प्रोडक्टिविटी टूल है, ब्लॉकचेन डेटा स्टोरेशन का टूल है। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज आगे चल के जुड़ जानी है। अगर किसी एक को भी आप मिस कर देंगे बीच में से, क्योंकि देखें अब आपने प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, अगर प्रोडक्ट डिजाइन होगी तो आप उसमें अगर ये प्रोविजंस नहीं रखेंगे कि कल को इसमें ये भी काम होना है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कल जब आप उसको आपको इंटीग्रेशन उस टेक्नोलॉजी के साथ करना पड़ेगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, और जब वो प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसके लिए आपको नई प्रोडक्ट डिजाइन करनी पड़ेगी। सो ये सारी चीजें आपको देखनी है। जैसे आजकल मेटावर्स का बड़ा नाम चला हुआ है, तो मेटावर्स की अगर हम बात करें तो मेटावर्स इज बेसिकली एन एक्सपीरियंस, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। उस पर पता नहीं दुनिया, मैंने यानी यूट्यूब के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, यानी थंबनेल्स देखे हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि जी एक जादुई दुनिया, 1 नंबर 2, मैंने एक बंदे को ये तक कहते सुना आपकी रूहें ट्रेवल कर जाएंगी। बहरहाल मेरे ज़हन में ऐसी बातें नहीं आती। आप में से जो लोग लाहौर में हैं उनसे तो मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट करता हूँ, कराची और इस्लामाबाद का मुझे इसलिए नहीं पता बिकॉज वहां पे मैं बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पे गया नहीं। यहाँ पे एम्पोरियम मॉल के अंदर ना उन्होंने AR VR की गेम रखी हुई है, मल्टी डायमेंशनल, उसके अंदर ट्रेडमिल भी है। आप जाके उसको जरूर एक्सपीरियंस करें, या जब कभी आप लोग लाहौर आते हैं तो जरूर उसको एक्सपीरियंस करें, आपको मेटावर्स का आंसर मिल जाएगा। तो वो बेसिकली AR VR है जिसको उन्होंने इंटरनेट से जोड़ दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अंदर उन्होंने ब्लॉकचेन ऐड कर दिया, NFTs ऐड कर दी हैं उसके अंदर, यानी बेसिकली कह लीजिए ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज ऐड करनी शुरू कर दी। आप में से जितने लोगों को NFT का पता होगा, तो NFT दुनिया पे कोई भी यूनिक चीज जिसको आप डिजिटली रख दें, दैट इज बेसिकली NFT। यानी जिस तरह मोनालिसा की पेंटिंग है वो दुनिया में यूनिक है, इसी तरह डिजिटली कोई भी चीज यूनिक होगी, दैट इज एन NFT, और तो कुछ भी नहीं है। अब आप उस चीज को क्या, जैसे अब आप लोग बैठे हुए हैं,
अब्दुल बासित साहब हैं, बुरहान साहब हैं, जो भी लोग हैं, मुझे जितनों के नाम नजर आ रहे हैं, ठीक, ये सब लोग अपने आप में यूनिक हैं। तो दैट मीन्स कि आप अपना कोई एवटार अगर उसमें बनाते हैं, यानी आपका एवटार असल में आपको नहीं नजर आ रहा होगा वहां पे, वो दूसरों को नजर आएगा। जैसे दूसरों की जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं ना, जस्ट लाइक ऐसे मैं आपको दिखाता हूं, आप किसी का भी अगर व्हाट्सएप खोलें तो उसके नीचे एक आईडी लिखी हुई आ रही होती है, उसने अपना कोई वर्ड्स लिखे होते हैं, कोई कोटेशन लिखी होती है, कुछ भी लिखा होता है। तो टेक्निकली आपका एवटार बाकी सबको नजर आ रहा है, आपको बाकी सबके एवटार नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक दिस एवटार जो आपके सामने बैठा हुआ है। यानी मैं अपने आप को यूं तो देख सकता हूं, लेकिन अपना चेहरा मैं शीशे के सामने खड़ा होकर देख सकता हूं, या इस तरह कैमरे में देख सकता हूं। तो वहां पे भी इसी तरह की आपको चीजें नजर आएंगी, रादर देन कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि पता नहीं क्या होने वाला। अब वहां पे एनएफटी का मतलब यह है कि ये जो मैं अपने आप में एक एनएफटी हूं ना, तो वहां पे वो एवटार एक एनएफटी होगा। हाँ, आप उसके अंदर, जैसे अभी ये बॉडी में किसी से एक्सचेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो जो एक टेलीपैथी एक आती होती है ना, पता नहीं आप लोगों ने सुना है, जो चेन, तुम दुनिया में हो, तुम सो रहे हो, व्हाटएवर, उसके थ्रू लोग रूहें चेंज कर देते थे। तो यस, यानी आप किसी को कहेंगे यार तुम्हें ये अवतार पसंद है, तुम ये वाला ले लो, ओके ये मुझे दे दो, तो वो उसका हो गया, आपने सेल आउट कर दिया समथिंग। तो यस, दैट्स पॉसिबल, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैसे काम करेगा, हमें इसकी मेथोडोलॉजी सोचनी है, रादर देन कि हम ये सोचें कि मेटावर्स में जमीन खरीद लें जाके, वो कुछ नहीं होने वाला। वो कैसे नहीं होगा, उस पर आगे चल के बात करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एज ए डिजाइनर, एज ए जो आप लोग हैं बेसिकली, जब आप लोग डिजाइन कर रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे, तो सिक्योरिटी पॉलिसीज जो बनेंगी वो नई होंगी। पुरानी सिक्योरिटी पॉलिसीज काम नहीं करेंगी डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, ये याद रखिएगा हमें। क्योंकि इसके जो है ना, क्योंकि अभी जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई है, जितने भी टूल्स बने हुए हैं, वो है सेंट्रलाइज के लिए। डिसेंट्रलाइज के लिए आपको नई चीजें ढूंढनी पड़ेगी, जैसे 5G है। 5G है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह उस पर, वो टॉपिक नहीं है। तो बात समझ में, आई होप कि आप लोगों को आ रही होगी। अभी जो मैंने बातें की, कई लोगों को शायद ये लग रहा होगा यार ये ऑफ टॉपिक है, लेकिन इनको समझना इसलिए जरूरी है ताकि कल को जब आप डिजाइन कर रहे हो ना कोई चीज, या आप कोई चीज डिप्लॉय करने लगे, तो आपके जेहन में ये तमाम आइडियाज आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से शुरू हुई है चीज और किधर को जा रही है। ब्लॉकचेन में टोटली स्किप कर देता हूं, क्योंकि उसमें फिर हमें घुसने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट चले जाते हैं यहां पे। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, चलें एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि आगे मुझे ना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जब मैं मिसालें दोबारा से जोड़नी शुरू करूंगा ना, डॉट्स कनेक्ट करने शुरू करूंगा, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये स्लाइड पहले नहीं देखी हुई है जिन्होंने देखी हुई है उनके लिए नहीं है ये बात। देखें, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वो पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे सीबीडीसी ने भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, सीबीडीसी अभी चल के उस पर बात करते हैं, अगर मैं भूल जाऊं मुझे याद करवा दीजिएगा, मैंने इस पर बात कर। तो इंटरनेट ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, यानी आज हम एक बात करते हैं कि ब्लॉकचेन इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है कि इंटरनेट जो है, जितनी बड़ी रेवोल्यूशन आज से 30 साल पहले आई थी, लोग आज भी अभी पूरी तरह उसको ग्रैब नहीं कर सके। तो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन लेके आया इस दुनिया। इंटरनेट ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। वो प्रॉब्लम क्या था? वो प्रॉब्लम ये था कि जी आप खत लिखते थे किसी को, खत एक हफ्ते में पहुंचता था, एक हफ्ते में वापस रिप्लाई आता था, तो दैट इज 15 दिन का एक प्रोसेस था। उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसको मैटर ऑफ सेकंड्स में ले आया। यानी ईमेल, वो जैसे मैं मजाहतन बात करता हूँ, लोगों ने मेरे मुंह से ये जोक सुना होगा कई दफा कि जी इसीलिए तब मोहब्बतें सच्ची हुआ करती थी, ठीक है ना, कि मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। अब जो है ना, रिलेशनशिप बना, ब्रेकअप हुआ, खत्म हो गए, चिल मॉल, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना जी। तब मेहनत बड़ी करनी पड़ती थी, तो शादी भी करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसलिए तब आपके रिलेशंस बहुत, जैसे वो कहते हैं ना, दूरी रिलेशन को बढ़ा देती थी, कई दफा रिलेशन बड़े पक्के हुआ करते थे। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसने। उसके बाद उन्होंने नया एक्सप्लोर किया स्ट्रीमिंग मीडिया, जिनमें यूट्यूब आ गया। ये 2006-2007 की बात है।
आपका आईपीटीवी आ गया और इस तरह की चीजें आनी शुरू हुई। आजकल स्ट्रीमिंग मीडिया का सोशल मीडिया का दौर है, वेयर एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू एवरी अदर पर्सन ऑल द टाइम। ये नॉर्मली ना मैं जो है वही वजाहतन बात करता हूँ कि जी शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इस पे 4G चल रहा है तो इसका मतलब है कि जी मैं सारा टाइम ऑनलाइन हूँ तो बेगम निकल के पूछेगी कहाँ पे। वो जो लोग बड़े बड़े आप देखते हैं ना ऑडियंस के साथ यूं यूं करके फोटोज ले रहे होते हैं, वो असल में सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये बड़ी फजूल बात है कि हमें सेल्फी लेने का बड़ा शौक है जी ऑडियंस के साथ, असल में ये हो रहा होता है। ये मैंने आपको डिकोड करके बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह ब्लॉकचेन की जो पहली इंप्लीमेंटेशन आई दैट इज बिटकॉइन, वो बिटकॉइन थी और अभी तक वाकई सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन बिटकॉइन। लेकिन आगे आने वाले दौर में सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन आपकी बन जाएगी आइडेंटिटी मैनेजमेंट, क्योंकि हर चीज यानी आप देखें अभी टोटल कितने लोग क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। डू यू गाइस हैव एनी आइडिया? अगर चैट पे आप मुझे लिख के बता सकें कि कितने लोग इस टाइम पूरी दुनिया में परसेंटेज में यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो कोई आइडिया है आप लोगों को? चैट पे लिख के बता सकते हैं? हो गए सब? नो आइडिया, 1%। एनीबडी एल्स? सोना नहीं है यार। नॉट मोर देन 5%। ओके, इट्स 7.6% लोग अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं पूरी दुनिया के, ठीक है। ये आप रेशियो निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी पूरी जो आबादी है वो उसके हिसाब से। अच्छा चलें एक काम और करते हैं यार, आप में से मैं फीमेल्स की बात नहीं करूंगा, जो बॉयज हैं बेसिकली वो अगर अपने कैमराज ऑन कर लेना सारे तो बात करने में और मजा आए, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, यानी कोई ऐसी फास्ट एंड रूल अगर आप लोग करना चाहें तो, लेकिन उसमें ये होगा कि सब नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आई नो कोई बेड पे लेटा होगा, कोई कहीं पे होगा, कोई कहीं पे होगा, लेकिन अगर कर लें तो आई डोंट माइंड कि जी आप लोग कहाँ हैं, किस हालत में, ओके दैट्स ओके विद मी। तो अगर तो कर सकते हैं तो दैट्स फाइन, फीमेल्स के अलावा, फीमेल्स पे कोई वो नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को जो चीज अभी तक मैंने समझाने की कोशिश की वो ये थी कि जी आप यानी ये समझ सकें कि ब्लॉकचेन का सिर्फ ये रोल नहीं है दुनिया के अंदर। ब्लॉकचेन नहीं सर कोई मुश्किल नहीं है, चल मारे कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ ये होता है कि जरा ना चेहरे नजर आना शुरू हो जाते हैं मुझे, एक्चुअली मेरे लिए आसानी हो जाएगी पुराना बंदा कौन कौन है, मैं देख सकता हूँ कि पुराना बंदा कौन कौन अगर मेरे जेहन में कोई क्लिक कर गए तो, टू बी ऑनेस्ट। तो अच्छा अच्छा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ जो है ना एक रिक्वेस्ट थी कि सारे वो जो है ना बड़ी गपशप वो उस टाइप की बन जाती है अचानक से, ठीक है। अच्छा तो अब यहां तक बात आप लोगों का आई होप समझ में आ चुकी होगी कि ब्लॉकचेन जो है दैट इज एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। यानी लोग इसको बड़ा छोटा छोटा समझ रहे हैं, लोगों ने अपने कॉइन्स बनाने शुरू कर दी और ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी। लेकिन ये देखें ना आप ये जो है सर को समझ आ गई मैंने क्या कहा। मैं क्या कहने लगा था। ओ नहीं सर, ओके दैट्स कूल, मसला नहीं है। मैं तो वैसे बात करने लगा था कि ये वो ना सबको वो क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे दिल में अचानक पता है क्या, जब मैं पहले पढ़ा रहा होता था तो यहाँ पे कॉफी का कप होता था, मेरे दिमाग में फौरन से पहले वो आया एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपको क्या हुआ वैसे बाजू पे? तस्वीर सेंड कर दी ना उन्होंने सर वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मेरे फ्रैक्चर हो गया है कलाई में। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। एक चैलेंजिंग सिचुएशन में खामखा आ गया। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। कल मेरा भी एक्चुअली बाजू थोड़ा सा यहाँ से वो हुआ तो बस हो जाती है चीजें, नॉर्मल नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ अ गेम। ये एक्चुअली जवानी में ऐसी चोटें लगती रहती हैं, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जी सर बिल्कुल, नौजवानी में ज्यादा हो जाता है ऐसा कभी कभी। ना जवानी में बंदे को पेन भी ज्यादा निकलती है, जवानी में चोटें भी ज्यादा लगती है, जवानी में ना बंदा जोशीला भी ज्यादा हो जाता है अचानक से। मैं समझ सकता हूँ ये बात, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को ये तो समझ आ गई कि एक्चुअली जो मैंने थोड़ा सा रिलेशन बनाने की कोशिश की एक्चुअली ब्लॉकचेन और इंटरनेट में, यानी एक बहुत बड़ी जो है चेंज
आई है दुनिया के अंदर। अब दुनिया को ज्यादा समझ में आ रही है, लेकिन अगर कासिम भाई को पता है कि अगर हम आज से 3-4 साल पीछे चले जाए ना, तो जब दुनिया से ब्लॉकचेन की बात करते थे ना, तो लोग कहते थे, लोग वो हो जाते थे कि यार आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, आप हमसे बात ना करें, आप क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं। कासिम भाई मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं जी बिल्कुल। अभी भी अगर आप ब्लॉकचेन का नाम लेंगे तो सबसे पहले आज निकलेगा मुंह से कि ये तो हराम है। तो वही ना, हम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर, सॉरी आपके हराम है या सबके लिए आपने हराम कर दिया उसको। तो वो जो है ना, ना सिर्फ हराम है बल्कि ये साजिश है जूइश की, जो हमारे को इस मामले में लपेट रही है कि डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो इस साजिश का हम लोग ना बने हिस्सा तो बेहतर है, यानी कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट भी है। अच्छा, ब्लॉकचेन के अंदर ना जो मैं मजे की बात आपको बताने लगा था, अब ये सेम सिचुएशन, जैसे कुछ लोग ना ये बात करते हैं बड़ी मजे की, मैंने पता नहीं किसी जगह पे इंटरव्यू दिया, तो वहां पे कुछ अरसे के बाद एक बंदे का इंटरव्यू आया, तो मैंने सुना, तो वो बंदा कह रहा था कि जी अगर आप ब्लॉकचेन में से क्रिप्टो करेंसी को निकाल दें ना, तो जी ब्लॉकचेन का मकसद फौत हो जाता। तो वो टेक्निकली ये कहने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट से आप फेसबुक निकाल दें तो उसका मकसद फौत हो जाता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर हम चीजों को डिजिटली यूनिक बना रहे हैं और डिजिटली डाल रहे हैं, यानी डबल स्पेंडिंग को हम डबल किसी और चीज से भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि जो कोई एक चीज है, डबल सबमिटिंग प्रॉब्लम बना दें आप उसको। तो कहने का मकसद यह है कि ये तमाम चीजें उस तरीके से उस तरफ मूव होती हैं। ब्लॉकचेन में जो बिटकॉइन है वो एक छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं, या क्रिप्टो करेंसी उसकी एक छोटी सी इंप्लीमेंटेशन है, उसके अलावा बड़ा कुछ है इसके अंदर। जैसे अब दुनिया सीबीडीसी पे जा रही है, तो क्यों सीबीडीसी पे जाने की कोशिश कर रही है? बिकॉज देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अच्छा, अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। देखें, ब्लॉकचेन की तमाम चीजें जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी पे पूरी उतरती हैं, क्योंकि पहली इंप्लीमेंटेशन। सर एक मिनट, मैं यहाँ पे ना सर, ये जो सारी कंफ्यूजन है ना, उस कंफ्यूजन में हमारे रेगुलेटरी इदारों का बहुत बड़ा रोल है फैलाने में, क्योंकि हमारे रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो को नेगेटिवली प्रेजेंट किया है। आप देखें स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, वो भी उन्होंने सर स्टेट हो गया, एफआईए हो गया, और हमारा जो एससीसीपी है, अगर ये लोग इस पे क्लैरिटी दे देते ना, तो सर ये कंफ्यूजन नहीं होती जो आज जनरल कंफ्यूजन है ना कि ब्लॉकचेन इज बिटकॉइन। ये कंफ्यूजन जो है ना, ये बेसिकली उन लोगों की वजह से नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों में उठता बैठता रहा हूँ। कासिम भाई को मेरा थोड़ा सा, या जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स को मेरा बैकग्राउंड पता थोड़ा सा। देखें, बात पता है क्या है? बात ये है, ये प्रॉब्लम फैलाई है इन्फ्लुएंसर्स ने। अगर आप जड़ में जाए ना, तो इन्फ्लुएंसर्स ने क्योंकि शॉर्टकट बताने की कोशिश की चीजों की, उन्होंने बताने की कोशिश की ओ फौरन पैसे बना लो, तो दुनिया के दिमाग में ये बात फैलनी शुरू हो गई कि शायद यही एक चीज है जी दुनिया के अंदर, ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये असल वजह जो है ना वो कुछ इस किस्म की है। एफआईए और जो इदारे हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर बेसिकली, वो लोग कौन है? वो उन्होंने पूरे कंट्री का सोचना है। उन्होंने ये सोचना है कि जी ये चीजें कहां कहां पे अगर बुरी तरीके से यूज होती हैं तो उसको भी रोकना है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि मैं ब्लॉकचेन को जानता हूं तो सिर्फ रेगुलेशन मेरे लिए नहीं बननी, पूरे कंट्री के लिए बननी है। जो चीजें पॉलिसीज बनती हैं, क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर हूं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तो आप ये नहीं सोचते कि ये 10% लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं तो इन 10% के लिए हम पॉलिसी बना दें। दिस इज नेवर गोना बी हैपन। यानी इंडिया ने भी एक बहुत बड़ी गेम खेली है। जो पिछले दिनों एक रौला चला हुआ था ना कि इंडिया ने जी क्रिप्टो करेंसी को अलाउ कर दिया, ठीक है, और उन्होंने क्या कहते हैं सीबीडीसी वो अपना अगले साल लेके आ रहे हैं। ये चीज आ रही थी, ये आपने सुनी होगी, पिछले दिनों बेताशा लोगों ने वीडियोस बनाई इसके ऊपर। मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने समझाने की ये कोशिश की कि असल में उन्होंने उसको डिनाइल की तरफ लेके गए हैं क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि उसमें उन्होंने टैक्स बहुत बढ़ा दिया, 30% टैक्स, यानी उसको बेचने में 30% टैक्स उसको खरीदने में लगेगा। टोटल 60% टैक्स पे करना है एक बंदे ने। तो अब आप खुद सोचे कि ये कितनी बड़ी गेम है। वो उसको डिनाइल की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना सीबीडीसी लेके आया। तो सीबीडीसी इज फार बिगर देन दीज, ये जो छोटी चीजें।
वो बहुत बड़ी चीज है, उसका जो जिसे कहते हैं ना स्कोप बहुत बड़ा है। तो इसलिए वो पॉलिसी किसी एक छोटी सी अमाउंट के लिए कभी नहीं बनती। पूरी दुनिया में मैंने बताया 7 लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ पॉलिसी उनके लिए नहीं बनेगी। जैसे चाइना में बैन है, सारी दुनिया कहती रही, यानी कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो सारी जिंदगी ये कहते रहे कि चाइना में जी ओपन है, चाइना में सबसे बड़े, नो डाउट सबसे बड़ा डेटा सेंटर उसका जो क्रिप्टो माइनिंग का सेंटर लगा हुआ है, लेकिन वो इलीगल है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता? हमें तो पता, क्योंकि हम तो रिसर्च करते रहते हैं, हमारा तो काम है ये। हमने तो वो रिपोर्टें बना के देनी होती हैं डिफरेंट जगहों पे। काफी मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है ना? तो वो ये सारी चीजें ना पढ़ा करें। मैं इसलिए बार बार जो शुरू में मैंने बात की थी कि एज ए टेक्नोलॉजिस्ट आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है, रादर देन के आप ये सोचें कि वो हो उसके ऊपर, या जैसे मैंने शुरू में आर्टिकल की बात की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात की, तो वो फिर जो जो कहेगा ना आप कहेंगे वो अच्छा ये तो ऐसे ही होगा। तो इसलिए ये जो पॉलिसी मेकिंग होती है ये बड़ी कोई ये छोटी चीज नहीं होती, इसमें ईयर्स लगते हैं। ठीक है, फिर आपको एक एक बंदे को देखना पड़ता है कि अच्छा 10% ऐसे हैं, 15% ऐसे हैं, 20% ऐसे हैं, 50% ऐसे हैं, फिर आप एक पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक और बात भी है, और वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है ब्लैक मार्केट। यस, डार्क वेब। ब्लैक मार्केट जो है ना, वो शुरू में क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। वो बैन जो लगता है ना, वो मार्केट जो है ना, मार्केट तो अपनी डायनामिक से ही चलती है। ठीक है, मार्केट को आप ये कहेंगे भी मैंने ये बैन लगा दिया है तो ये कोई मार्केट रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी चीज़ पे बैन लगाते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसकी स्मगलिंग की राह हमवार कर देते हैं, वो बेसिकली स्मगल होती जाती है। यानी कि फिर अगर आप बैन लगा दिया तो आपको जो रेवेन्यू उससे मिलना था वो वैसे ही नहीं मिलना। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा ये चीज़ें बाई डिज़ाइन होती हैं कि वो बैन लगवा देते हैं, उसके बाद करते क्या है कि वो फिर उस चैनल को यूटिलाइज करते हैं अपनी ब्लैक अर्निंग के लिए। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एक फैक्टर है। अगर आपको, मैं अभी आपको ये मतलब मुझे नहीं पता पूरे पाकिस्तान की मार्केट, लेकिन मैं कराची के अंदर ये आपको श्योर कह देता हूँ कि अगर आपको 1 लाख $US के भी USDT चाहिए, ठीक है, और उसको चेंज करवाना है आपको, तो वो चेंज हो जाएंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे जितनी मोबाइल मार्केट्स हैं सबके ऊपर USDT की एक्सचेंज होता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये USDT की जो एक्सचेंज है ये प्रिटी नॉर्मल है। ठीक है, मुदस्सिर भी इसको वो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं जो इस कुछ ये अभी से नहीं, ये तकरीबन 1.5-2 साल से मैं इसमें, मतलब जब से मैं क्रिप्टो में हूँ सही है, तो ये उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपको तो मतलब $2 लाख जितने भी आपको चाहिए आपको विद इन 24 आवर्स ये कैश हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी ब्लैक मार्केट जो क्रिएट हुई है, ये कोई ऐसी नहीं क्रिएट हो गई है, इसके पीछे पूरा चैनल है, ये सारे पैसे जाते हैं लोगों को, और ये पूरी मार्केट खड़ी हुई है। अब आप खुद सोचो कि एकदम से जो है ये इन्होंने ऑन कर दिया तो ये मार्केट कहाँ जाएगी, इसका पैसा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एंगल है जो सोचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये वाली चीज़ें जो ना, गवर्नमेंट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है, ये पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट्स के अंदर। तो बहरहाल मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था गवर्नमेंट के साथ काम करने का, और उसके बाद मैंने कान पकड़े और उसके बाद मैं बाहर आ गया। उसके बाद मैंने कभी गवर्नमेंट में काम नहीं किया, तो एक ही बार काम किया था बस मैंने। तो वो कभी फिर मैं बाद में वो स्टोरी जो है वो सुनाऊंगा कभी अगर मौका मिला। जी अहमद भाई प्लीज कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह। अच्छा चलें अब ना टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होते हैं, जिनमें से एक चीज है फिनटेक। आई होप आप लोगों ने सबने इसका नाम सुना होगा, दैट फिनटेक इन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इन फिनटेक। फिनटेक इज बेसिकली टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस। इसमें होता क्या है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस, आई होप आपको पता होगा कि ट्रांजैक्शन का ब्लॉकचेन में क्या मतलब है, दैट इज वन रिकॉर्ड इज वन ट्रांजैक्शन बेसिकली। ठीक है, अब जितना भी ट्रांजैक्शनल डेटा, टाइम स्टैम्प्स और ये तमाम चीजें जो है ना, ये पूरी की पूरी उसके अंदर, यानी आप इसको फाइनेंस में सेव करना चाहिए। जैसे अभी भी हम बाय द वे फिनटेक यूज करते हैं, हम सबके मोबाइल में एक ना कोई ऐप मौजूद है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, लाइक बैंक से है या किसी और जगह से है। सो दैट इज बेसिकली आप इसको कहें कि वो फिनटेक का पार्ट है, रादर देन कि हम ये सोचेंगे नहीं जी हम अभी तक तो फिनटेक में आए नहीं है, हम फिनटेक पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ, उसको ब्लॉकचेन से जोड़ना इज समथिंग, वो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे होता।
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे एक जो बैंक है ना हांगकांग का, और एक सिटी बैंक, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। यानी जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आते हैं वो हमेशा सबसे पहले इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी जैसे कुछ नए बैंक्स आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन बैंक्स हैं, वो भी ब्लॉक कर रहे हैं। नाम अभी मेरे जहन में नहीं है। ऐसे बैंक्स हैं जो कि ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी, हाँ, डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं। अच्छा, कुछ और क्रिप्टोइकोनॉमिक्स, रिपीट कर देंगे आप? क्रिप्टो के वर्ड को आप थोड़ी देर के लिए अगर चेंज, अच्छा मैं ये कह रहा था, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? सर अभी भी डिस्टॉर्ट थोड़ी सी हो रही है। अभी भी डिस्टॉर्ट हो रही है, एक सेकंड सर 5G पे मूव कर लें। एक सेकंड रुक जाइए, मैं वही सोच रहा था कि शायद कनेक्शन जो है मैं वो करूं। अच्छा, अब हो गया, आई होप सही है अहमद भाई। अब ठीक हो, अब ठीक जी, हुई? अच्छा, अच्छा जी, तो क्रिप्टो इकोनॉमिक्स जो है ना, दैट इज, थोड़ी देर के लिए आप क्रिप्टो को चेंज कर दें डिजिटल से, तो डिजिटली जितनी इकोनॉमिकल आगे चल के चीजें होनी शुरू हो जाएंगी उसको हम क्रिप्टो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वालों को। आजकल हमने पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं ना, उनके साथ हमने इस पर बात करनी शुरू की, इकोनॉमिस्ट जो हैं, तो उनको आजकल हम ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की समझ आनी शुरू हो, लोगों को क्रिप्टो इकोनॉमिक्स करेगी क्या। तो आपकी जितनी भी ट्रेड और ये तमाम चीजें, आपकी पूरी इकोनॉमी को जब आप शिफ्ट करना शुरू करेंगे ना डिजिटल उसके अंदर, और यूनिक बनाना शुरू कर देंगे, तो दैट इज बेसिकली क्रिप्टो इकोनॉमिक्स। चलें, आप आते हैं इस टॉपिक पे। मेरा ख्याल है बेस काफी बन गई, हमने काफी गपशप भी लगा ली बीच में। सीबीडीसीज क्या है? देखें, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज का मतलब ये है आपकी, अच्छा ये क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है। क्रिप्टो करेंसी में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। लोग यहां पे ये बात कई दफा कहते हैं कि अच्छा सीबीडीसी आएगा तो इसमें सेंट्रल अथॉरिटी होगी, तो फायदा क्या? करेंसी हम हमेशा उस चीज को कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल पे अगर आप करें, करेंसी हमेशा वो चीज होती है जो बेसिकली आपका जिसके जो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है। यानी वो जो लोग सीबीडीसी के अगेंस्ट बात करते हैं ना, तो हम एक दफा बैठे हुए थे एक जगह पे, तो वहां पे बात हुई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो एक बंदे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया आगे से, कहता है कि फिर तो पासपोर्ट भी नहीं होने चाहिए, फिर तो दुनिया खुली डुली होनी चाहिए, जहां दिल करता चलते। तो सीबीडीसी जो क्रिप्टो करेंसी आई, उसने बाय एंड ऑफ द डे सीबीडीसी पे ही आना था, ताकि हर बंदे की, अभी हम चल के इसके फायदे की बात करते हैं कि दुनिया में क्या फायदा होने वाला है इसका। तो अभी जैसे जो आप क्रिप्टो करेंसी से चीजें वो कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, ओके, कुछ चीजें जो है बेसिकली वो दुनिया पे लाइक आप इसको ऐसे कह लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनका ना कोई नेमुल बदल, लाइक जैसे अभी यहाँ पे लोग कहते हैं गोल्ड होना बड़ा, क्योंकि गोल्ड भी तो था, जो लोग ट्रेड करते थे आपस में, जिसको हम वो जो सिस्टम कहते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे, तो वो चीज। देन उसके बाद अब डिजिटल करेंसी, तो करेंसी के लिए कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी होना जरूरी है, कोई कंट्री ओन उसको करे, दैट इज करेंसी। अदरवाइज वो एक जिसे कहते हैं ना क्या कहेंगे आप उसको, यानी मेथड ऑफ कन्वर्जन है सिर्फ। अभी तक हम जिनको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, दोज आर बेसिकली मेथड ऑफ कन्वर्जन, दोज आर नॉट टेक्निकली करेंसीज। यानी मैं वो वही बात बन गई कि जी मेरे सामने ये रिमोट पड़ा हुआ है, मैं ये रिमोट किसी को दे देता हूं, उससे चेयर ले लेता हूं। सो दिस इज बेसिकली, हमेशा याद रखिएगा, आपको क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट जितनी भी चीजें बिकती हुई नजर आती है ना, वो एनएफटीज हो या कोई भी चीज हो, उनके साथ लिखा होता है वर्थ इतने मिलियन, वर्थ का वर्ड लिखा होता है हमेशा। वो ऐसा नहीं होता कोई पैसे ले जाकर किसी ने जाके दे दिए। बट इन सीबीडीसी केस दिस गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो जैसे हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि जी आपका जो है ना एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। वो कैसे? आपने क्या किया जी, आपने आपके सारा जो कैश है ना वो आपके मोबाइल के ऊपर ही है। जैसे डिजिटल वॉलेट्स आप यूज करते हैं, वो वॉलेट के अंदर ही अब आपके पैसे हैं।
वो आपका अकाउंट इसके अंदर ही है, आपको कोई कैश नहीं मिल रहा किसी जगह से। ये जैसे बैंक से पैसे आ जाते हैं ना, तो वो अब आपके इसके अंदर है, आपके पास हार्ड कैश कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम इस इमेजिनरी दुनिया में जाते हैं, हम हार्ड कैश को खत्म कर देते हैं दुनिया से। अब वो सिर्फ डिजिटल कैश है। अब वो गया बंदा, उसने जाके, सपोज करें मैंने कासिम भाई को 1000 रुपया देना था, कासिम भाई मुझे अपना QR कोड भेजेंगे, मैं उनको 1000 रुपया, दैट इज द रियल मनी विच विल बी बेसिकली रेडी टू स्पेंड उसी टाइम। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा, तो अब कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे सोच लीजिए कि अब आपका डिजिटल वॉलेट है। अभी देखें, अभी आपको क्या करते हैं, अभी आप चीजें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कन्वर्जन चल रही होती है। यानी आपने दुबई जाना है, दुबई के पैसों में कन्वर्ट किया, आपने किसी और जगह जाना है, US जाना है, आपने डॉलर्स में कन्वर्ट किया उसको। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको सोच के देखें कि जी CBDC आपस में कनेक्टेड है पूरे के पूरे, आपने एक ऐप के ऊपर ही सिर्फ करेंसी चेंज करनी है। अब आपके पास 1.5 लाख रुपया या 1,80,000 रुपए इस टाइम सोच लें, तो वो $1000 आपके पास है रेडी टू स्पेंड। अभी आप इस सिचुएशन में नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी को आप यूज करें या वो आप किसी और चीज को यूज करें, यू आर नॉट इन द मूड के जी आप वहां पे जाएं, आप रुपया दे रहे हो किसी को। हाँ, पाकिस्तान में लोग डॉलर ले लेते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट अ रियल मनी फॉर पाकिस्तानी। तो उसको अगर इस तरह हम उसको एक ऐप के ऊपर ले जाएं, तो वो पूरे की पूरी चीज कन्वर्ट हो सकती है। दो तरह की CBDC आएंगी, एक रिटेल में होगी, एक होलसेल में होगी। तो एक सवाल यहाँ पे, यानी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें कि मैं जो CBDC को समझ रहा था वो तो ये था कि भाई जस्ट सिंपल एक क्रिप्टो करेंसी है आपकी और एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने CBDC कह दिया, और कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है, CBDC कह दिया हमको। दूसरा ये है कि वो सेंट्रलाइज है तो गवर्नमेंट बैक्ड है, ठीक है, और वो फिएट के इक्विवेलेंट होगी तो वो CBDC है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है CBDC को लेके वो यही है कि भाई ये क्रिप्टो जो है उसका ERC-20 टोकन का, मतलब टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो ERC-20 टोकन उन्होंने ले लिया है और उसको जो है वो सेंट्रलाइज बना दिया है, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड CBDC। अच्छा, ये ऐसे नहीं है एक्चुअली कासिम भाई, ये अंदर से ना एक बड़ी डिफरेंट गेम है। इसलिए मैंने शुरू में ना एक बात की थी, डाओ का कॉन्सेप्ट अब फर्क हो गया, CBDC का फर्क हो गया। हम उन दोनों को पहले सेम कैटेगरी में गिनते थे। तो डाओ अब वो उनको उन्होंने जो CBDC इस टाइम दुनिया की काम कर रही है, उन्होंने डाओ को राखी लगा दिया बेसिकली। कर वो काम डाओ पे ही रहे हैं, लेकिन अपने प्रोटोकॉल्स बना के, अपनी चीजें डिजाइन करके। गो के वो ERC पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो होता ही है कि उसको ना अब उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि CBDC अथॉरिटी जो है ना, वो अपने आप में एक अमल में आ रही है, जिसमें हर वो जिसको हम क्रॉस बॉर्डर वो नहीं कहते थे पेमेंट्स, ये सारे CBDC आपस में कनेक्ट होने वाले हैं आगे चल के, जस्ट लाइक स्टेट बैंक्स ऑफ ऑल द जो कंट्रीज आपस में कनेक्टेड होते हैं ना। तो बेसिकली CBDC ओन्ड बाय स्टेट बैंक। तो इस तरह तमाम CBDC आपस में कनेक्ट होंगे। इसीलिए मैं वो जो बात कर रहा हूं ना कि मैं US जाता हूं तो मेरी एक डिफरेंट, मुझे पैसे कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने उन्हीं पैसों को स्पेंड कर पाऊंगा। मैं दुबई चला जाता हूं, वहां से मैं उन्हीं को स्पेंड कर पाऊंगा जो कि मेरे अकाउंट में पड़ेंगे। तो ये उस तरीके से करेंसी नहीं आएगी जिस तरीके से जो है ना ये क्रिप्टो करेंसी किसी एक्सचेंज पे लॉन्च होती है। तो एक तरह से ये पॉसिबल है अभी मेरे लिए, अगर मैं क्रेडिट कार्ड या वीजा मास्टर लेके जाता हूँ। हाँ, यस, ये बिल्कुल, ये उसी की डिजिटल फॉर्म बनने लगी कह लीजिए। लेकिन इसमें आपके पैसे को डेबिट कार्ड कह लें आप उसको, आप डेबिट कार्ड कर लें कि जितने अकाउंट में आपके पैसे हैं वो आप रेडी टू स्पेंड है। जिसकी एक मिसाल ये भी होती है कि अभी तो ऐसा है ना कि अगर तो आप सपोज करें मैं किसी जगह शॉपिंग कर रहा हूँ, पैसे खत्म हो जाते हैं, मैं कासिम भाई को जो है ना मैसेज करता हूँ, कासिम भाई पैसे मुक गए, कराची आया हूँ और जी पैसे मुक गए, मुझे कुछ पैसे सेंड करे। तो अब क्या होगा, कासिम भाई के पास दो ऑप्शन इस टाइम, यानी कुछ ऑप्शन। कासिम भाई अच्छे इंसान है माशाल्लाह, वो क्या करेंगे, वो ना फौरन मेरे पास पहुंच जाएंगे, अहमद भाई बताएं क्या प्रॉब्लम, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि जी वो मुझे जो है ना मेरे जो भी अकाउंट है उसके ऊपर पैसे सेंड कर देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दूसरा जो लेने वाला है ना उसके पास भी वही वाला बैंक अकाउंट हो, या इजी पैसा, अगला इजी पैसा रिसीव करता हो। लेकिन जो CBDC में होगा वो सिर्फ ये होगा कि आप पैसे सेंड करेंगे, वो मेरे
लोकल डिजिटल वॉलेट में आएंगे जो कि पूरी दुनिया के पास सेम है, मैं सिंपल उसको रेडी टू स्पेंड मनी होगा वो, उसमें ये नहीं कि मुझे कोई कन्वर्जन करनी है, मुझे किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है। तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, सही है, जो कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास कौन सी करेंसी है, सही है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोटोकॉल उसको खुद ही हैंडल कर रहा है, आपको उस चीज में झंझट में नहीं आना कि आपको एक्सचेंज करना, उसकी फीसेस क्या होंगी, सही है, तो वो प्रोटोकॉल खुद ही अपने आप हैंडल कर रहा है। यस यस यस। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें जी। सर, ये जो हम एप्स यूज करते हैं अपने बैंक्स की, तो जैसे हमने फी पे की थी इसी तरह से अपनी सालानी पे, तो इसको हम किस सिनेरियो में कंसीडर करते हैं? ये फिनटेक है अभी, इसको आप अभी किसी सिनेरियो में, ये फिनटेक है, सिंपल फिनटेक की क्या ये सीबीडीसी पे कन्वर्ट हो जाएगी? मे बी, लेकिन नहीं, ये बैंक्स के थ्रू नहीं होंगी कभी भी। ये एक ऐप आएगी जब भी आनी होगी, आज से आज 10 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी आएगी, सिंपल एक एप्लीकेशन होगी वो, जो कि सबके लिए, जैसे आपका आईडी कार्ड एक होता है ना, वो एक एप्लीकेशन होगी। जैसे अगर आप जाए ना, स्मार्ट सिटी की एक ऐप है, दुबई स्मार्ट सिटी की, वो एक ऐप उन्होंने दे दी हुई है जिसके अंदर आप बिल भी पे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उस किस्म की एक एप्लीकेशन आएगी तमाम कंट्रीज की अपनी अपनी, जिसके अंदर आप जाएंगे और ये भी तो बैंक वाली जो है, ये भी तो इसी तरह करते हैं, हम बिल की पेमेंट करते हैं, लेकिन वो देखें उसके लिए जरूरी है कि जो दूसरा जो लेने वाली पार्टी, जैसे मैंने अगर आपको पैसे देने हैं, ठीक है, तो अगर मैंने यूबीएल के थ्रू भेजने हैं ना, यानी एप्स के थ्रू, तो आपका यूबीएल की ऐप होना जरूरी है, यानी यू नीड, आप ना उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी ये प्रॉब्लम है, हर बंदा हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं वो बिल्स नहीं लेते, आप सिर्फ बिल्स वहां पे कर सकते हैं जहां पे वो बिल एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, राइट। ये एक प्रॉब्लम है जिसको सीबीडीसी सॉल्व करेगा एक्चुअली। अब मैंने एक पेमेंट की यूबीएल से, मैंने मीजान बैंक पे पेमेंट की, बस मैंने उनका अकाउंट एंटर किया और अपने जो है वो ट्रांजैक्शन मैंने उधर कर दी, तो इसको हम किस तरह से फिर लेंगे? देखें, ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, बात को समझिएगा। बैंक टू बैंक ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि जी आपने उसका अकाउंट डाला, सारा कुछ किया, लेकिन अब वो उसके अकाउंट में पैसे चले गए, वो रेडी टू स्पेंड तब बनेंगे जब उसके अकाउंट में चले जाएंगे। मैं जो बार बार रेडी टू स्पेंड की बात करता हूं ना, देखें उस वॉलेट का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में, ये लाइक आप किसी जगह पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है। मैं शॉप पे जाता हूं, मिसाल के तौर पे मैं शॉप पे जाता हूं, मुझे पेमेंट करनी है, अब अगर वो मिजान बैंक एक्सेप्ट करता होगा तो एक्सेप्ट करेगा। जैसे मेरे पास सपोज करें डेबिट कार्ड भी है, सपोज करें मेरे पास इजी पैसा की ऐप भी है, मेरे पास यूबीएल की ऐप भी है, मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ऐप भी है, मेरे पास मिजान की ऐप भी है, लेकिन इनमें से वो एक्सेप्ट क्या करता है, मैं वो वाली चॉइस लूंगा। लेकिन सीबीडीसी में सिर्फ एक ऐप होगी और हर बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। अब बात समझ में आ रही है आप? अब शायद मैं आसानी से समझा पाया हूँ। बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया सर, राइट सर, यानी कि एक इंटीग्रेशन, सबकी इंटीग्रेशन एक ही जगह पे होगी और वो एक ऐप होगी। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सर समझ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि देखें सीबीडीसी जब सिस्टम सारा सेंट्रलाइज्ड है, तो ये यहाँ पे ब्लॉकचेन क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब ये अपना कन्वेंशनल जो सिस्टम है, मतलब अभी तक जो मुझे समझ आया है, ये जो हमारी कन्वेंशनल करेंसी है उसकी डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो वो अगर हम अपना कन्वेंशनल जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसे डिजिटलाइज करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा? नहीं, देखें सीबीडीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो खड़े ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ है, नंबर 1, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन एक दफा होगी वो वेरीफाइबल होगी। बात समझिएगा, वेरीफाइबल होगी, कहां से हुई है, क्यों हुई है, वो जो एक हमारे पूरी दुनिया के अंदर ना, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस केस को कितना स्टडी किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अभी चलें इसको एक और, मैं एक और चीज सोचता हूं, वो मैंने आगे रखा हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं पूरी चीज को। आपने सपोज करें आप ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं, ठीक है, अब ड्राइवरलेस कार से आपने, आपकी गाड़ी खुद निकली, खुद एक जगह पे गई, अपनी सर्विस करवाई, जो भी चीज हुई, और वापस आके उसने अपने आप को पार्क कर लिया। उसने पैसे कहां से कटवाए, उसने पैसे कैसे कटवाए, ये सब चीजें सीबीडीसी में पॉसिबल है।
अभी हम उसको क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की एक बेटर फॉर्म है, दैट इज सीबीडीसी, जिसके अंदर सेंट्रलाइज अथॉरिटीज पूरी चीज को काम कर रही होगी, रादर देन के हम ये सोचें कि जी क्योंकि देखें अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर मेटावर्स में लेके जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो मेटावर्स में लोग जमीनें भी खरीद रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जब फेसबुक की मेटावर्स आएगी ना तो वो फेसबुक की मेटावर्स हो। अभी आप वहां पे, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है किसी को भी कि वो बाहर की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगा? वो मेरा नहीं ख्याल उसको जरूरत है। अभी भी वो आपको जो सर्विसेज देते हैं, कैसे देते हैं, आप जाएं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालें, आपने सर्विसेज, वो आपको सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने अपना एक कॉइन बनाया डीम, जो बेसिकली आप परचेज करेंगे, यानी जैसे हम किसी कोई वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं ना, तो वीडियो गेम के अंदर हम कुछ कॉइन्स परचेज कर लेते हैं, जिसको बाद में हम वो क्या कह रहे होते हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे, ऐसा ही है। अब जी ये सेम चीज आप क्या करेंगे, आपका सीबीडीसी कनेक्ट हो जाएगा तमाम जगहों, पूरी दुनिया की सर्विसेज के अंदर। यानी सपोज करें आपने फेसबुक से कनेक्ट, अभी भी वो क्या करता है, वो कहता है कि जी आपका जो सीबीडी, जो आपका आपकी मैं इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता हूं। अब आपका वो सीबीडीसी भी वहां पे लेगा, ओके जी अगर आपको एक्सेस करना है तो ये अपना सीबीडीसी की इन्फॉर्मेशन भी आप दें। आपने वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, अब आपने सिर्फ परचेज करना है ना, तो आप सिर्फ परचेज करेंगे, आप सिर्फ बटन करेंगे परचेज, वो सीबीडीसी से आपके डायरेक्ट पैसे उस मेथोडोलॉजी के थ्रू कट जाएंगे। एक और चीज, एआर वीआर का आई होप आप सबको अंदाजा होगा, अंदाजा है, सिर्फ चैट पे लिखते हैं यस और नो। एआर और वीआर का अंदाजा है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। मैंने एक छोटी सी मिसाल देनी है, फिर उस मिसाल के बाद इसको खत्म करते हैं। यस ओके है। अब आपको पता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी जो चीजें होती है ना पड़ी हुई, उन्हीं को यूज कर रहा होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं आप मेरे सामने बैठे हुए और आपके ना ऊपर लिखा हुआ आपका नाम भी आ रहा है, मैंने ये ग्लासेस लगाए हैं, ये ग्लासेस मैं लगाता हूं और मुझे जी आपके ऊपर आपका नाम, एज, आप किस जगह पे काम करते हैं, ये सब कुछ ऊपर आपके लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाए। सो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। अब थोड़ी देर के लिए आप सोच के देखें कि आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी जगह पे और आपको ना सामने जो बिल बोर्ड नजर आते हैं, बिल बोर्ड पे कोई चीज आपको बड़ी अच्छी लगी, वहां पे जी आपने उसकी ना डिफाइन करते हुए आप चीजें देखते जा रहे हैं, जिसको हम विंडो शॉपिंग कहते हैं। दैट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी विद इन 5 years कि जी वो विंडोज शॉपिंग जो है ना, आपने वहां से एक चीज पिक की, अपने ऊपर कोई वॉच आपको नजर आई, आपने उसको पिक किया और अपने इस पे लगा के देखा, तो आपको फीलिंग आएगी कि ये क्या चीज है, राइट? किस तरीके से ये फीलर देती है आपको। मैंने इसलिए शुरू में कहा था मेटावर्स इज एन एक्सपीरियंस। अब आप जी आपने वो परचेज करनी है, नीचे बटन आ रहा परचेज का बटन दबा दिया सिर्फ, तो वो आपके घर डिलीवर हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। एआई वाली बात जो मैंने की थी, प्रोडक्टिविटी, आप घर पहुंचे, आपका जी घर पे डिलीवरी पड़ी हुई है, दैट्स ओके। वर्चुअल रियलिटी ये है कि पूरी, यानी आप एक नई दुनिया के अंदर वो नए अवतार्स के साथ एंटर हो गए, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली न्यू थिंग। वहां पे आपने कोई चीज आपको अच्छी लगी, ओके जी मैं ये भी परचेज कर लेता हूं। अब वहां पे उनके अपने कॉइन्स चल रहे हैं, उनकी अपनी करेंसी चल रही है, जो कि पीछे से, जिसमें आपने, अब कौन कितनी चीजें परचेज करेगा, कितनी करेंसी या कितने टोकन्स परचेज किए हैं, उसका किसी जगह पे रिकॉर्ड रहना जरूरी है। अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं। लोग फॉल्स क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, सब चीजें फॉल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन तब वो तमाम, तो अब आप खुद सोचें कि वो जो एक टैक्स ना देना और वो तमाम चीजें, उस पूरी चीज को आप सीबीडीसी के थ्रू एक्चुअली केटर कर सकते हैं। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सीबीडीसी। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन और क्लियर करना चाहूंगा मैं। सर आपको नहीं लगता कि ये जो सीबीडीसी वाला कांसेप्ट है, ये ब्लॉकचेन की जो कोर फाउंडेशन थी, डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल लेजर, उसे ब्रीच कर रहा है? क्योंकि देखें सीबीडीसी मतलब क्या होगा, एक डिजिटल फॉर्म हो जाएगी आपकी करेंसीज की। जैसे अभी क्या हो रहा है कि आपका स्टेट बैंक जितने चाहे मर्जी नोट्स प्रिंट कर ले, लेकिन इसमें देखें सीबीडीसी में ना, सीबीडीसी के अंदर ये जो प्रॉब्लम आपने अभी बात की ना, ये तो खत्म हो जाएगा फौरन सीबीडीसी के आते, बिकॉज अभी क्या होता है, अभी कोई भी सेंट्रल बैंक जितने मर्जी पैसे निकाल ले, अगर सीबीडीसी की बात होती है तो उसके अंदर फिलहाल हम उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक लॉन्च होगा जिसके थ्रू एक साल में इतने ज्यादा, यानी सपोज करें $50,000 से ज्यादा सर्कुलेशन में ही नहीं आ सकेंगे, एवरी 6 months जनरेट ही नहीं हो सकेंगे, मशीन जनरेट ही नहीं करेगी।
उससे पहले सपोज करें $1 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, तो वो $1 मिलियन प्लस 50,000 जो है ना उसको वो सर्कुलेशन में ले आएगा 6 मंथ्स के बाद। अगले 6 मंथ्स गुजरे, फिर $50,000 नए जनरेट हुए और उसको वो सर्कुलेशन में ले आया। तो इस तरीके से ये आप इस पूरी चीज को कंट्रोल कर लेंगे। ये चीज बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकती है। जो आपने बात की ना कि ये उसके अगेंस्ट नहीं है, नहीं, देखें डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगी, कंट्री बाय कंट्री डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। सपोज करें मैं एक डिफॉल्टर हूं ना, सपोज करें खुदा ना खास्ता, तो मैं किसी दूसरे कंट्री में भी जाके डिफॉल्टर ही रहूंगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरा डेटा हर जगह पे मौजूद है। अभी क्या है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जैसे ब्लॉकचेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा होपफुली कि जी आप अपना हेल्थ केयर का डेटा डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। अब जैसे ही हेल्थ केयर का डेटा डिसेंट्रलाइज हुआ, अब वो किसी और जगह पे भी अगर चला जाता है तो उसका हेल्थ केयर का डेटा सेम रहेगा, एजुकेशन सेम रहेगी। इसी तरह सीबीडीसी में उसकी जो फाइनेंशियल पूरी की पूरी चीजें हैं ना वो सेम रहेगी। वो वहां पे भी जाएगा तो वो कंट्री उसको पकड़ सकता है कि जी भाई आप डिफॉल्टर हैं। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? बासित भाई की बात समझ में आई है? जी सर, जी एग्जैक्टली, थैंक यू। तो दिस इज बेसिकली सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट। मैंने शुरू में एक बात की थी, दिस इज नॉट समथिंग कि कोई किसी डब्बे में बंद करके आप इसको जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दुनिया ऐसे ही नहीं इसकी तरफ भाग रही, ये याद रखिएगा हमेशा। एक सवाल है सर मेरे जहन में। एक और पॉइंट है सर, एक और पॉइंट है जिसपे बात हो रही है और बड़ा क्रिटिसिज्म एक्चुअली आ रहा है, वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के ऊपर बात हो रही है सीडीबीसी की वजह से, कि भाई कि जो भी सेंट्रलाइज अथॉरिटीज हैं वो उसके पूरे ट्रैकिंग कर सकेंगे इंडिविजुअल की कि वो क्या करना। तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में, लेकिन वैसे ट्रैकिंग का देखें, मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ कि जो हो रहा है उसकी बात करें। देखें बात पता है क्या है, आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटीज भी आगे चल के बनेंगी ना, आप किसी को इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। यानी देखें, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डेटा। डिजिटल आइडेंटिटीज अगर आपने पढ़ी है तो डिजिटल आइडेंटिटीज क्या होती है, मैं अगर अपना एजुकेशन सिस्टम किसी को दिखाना चाहूं तो मैं दिखाऊंगा, मुझसे कोई इजाजत मांगेगा उस चीज की। अभी तो ऐसा कुछ नहीं। अभी तो जिसका दिल करता है जी वो बीच में गलत चीजें भी ऐड कर देता, सब कुछ ऐड हो जाता, पूरा मैनिपुलेशन हो जाती है। ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। सीबीडीसी के अंदर भी वो, जैसे सपोज करें एफबीआर जो है आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, एफआईए पूछना चाहता है कि आपके पास ये रिसोर्सेज कहां से आए हैं, ठीक है, तो वो आपके ब्लॉकचेन पे आपको एक मैसेज भेजेगा। उससे सीबीडीसी से वो डायरेक्ट कभी भी ले पाएगा अनटिल जो आपने पढ़ा होगा ना, हैश आपको मिलेगा जिसकी बेस पे तमाम चीजें चल रही होंगी। तो जब तक आप उसको इजाजत नहीं देंगे वो नहीं देखेगा, आपके रिकॉर्ड्स को ही नहीं देख पाएगा बगैर आपकी इजाजत के। लेकिन आपको पता होगा कि आपके वो क्या क्या रिकॉर्ड देख रहे हैं। अभी ये प्रॉब्लम अभी जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है जी कासिम भाई। इट्स से ऐड ये करना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम रहेगा जब भी कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी या कोई मुल्क या कोई कंट्री या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई सिस्टम बनाएगी तो वो कभी भी ट्रैकिंग को नहीं छोड़ सकती, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं सकती क्योंकि उसको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल के लिए, अदरवाइज उसके पास कंट्रोल नहीं रहेगा। तो कंट्रोल करने के लिए उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो आप सेंट्रल में जाएं और ट्रैकिंग ना हो वहाँ पे। हाँ, अगर आप एनोनिमस रहना चाहते हैं तो फिर आपको क्रिप्टो करेंसी या जो ब्लॉकचेन नॉर्मल पब्लिक ब्लॉकचेन है उसको यूज करना पड़ेगा। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों पैरेलल सिस्टम चलेंगे, ठीक है। आपका ये नहीं हो सकता क्योंकि देखें ब्लॉकचेन से पहले तो ये लोग डर गए। मिसाल के तौर पे क्या हुआ, एकदम से खौफ आ गया कि ये क्या है, ये तो सारा कंट्रोल निकल जाएगा हमारे हाथ से, ठीक है। और जब ये कंट्रोल निकल गया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ऐसी ही पैरेलल कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करें जिससे ऑब्वियसली इसकी जो अच्छी चीजें हैं वो सारी ले लें, ठीक है। वो अच्छी चीजें उन्होंने सारी लेके उसको अपने हिसाब से, यानी कि जो उनके ईथोस हैं उसके हिसाब से उन्होंने उसको डाल दिया। इवेंचुअली सबके लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। अगर वैसे देखें तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, आपके लिए विन सिचुएशन है बिकॉज मैं अगर ऑथेंटिकली काम करना चाहता हूँ तो मैं देखें अगर मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस दुनिया में रह के अगर काम करना चाहता हूँ तो मैं रेगुलेशन से नहीं भाग सकता। बिल्कुल, अगर मैं सही काम करना चाहता हूँ, मुझे टैक्स देना है, मुझे क्रॉस बॉर्डर, जब तक ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज की बॉर्डर्स हैं जब तक हैं, अब पता नहीं आगे जाके ना रहें,
लेकिन जब तक हैं तब तक तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो आपको रेगुलराइज उस फ्रेमवर्क में आना ही पड़ेगा, उस मुल्क के फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा, उस सिटी के जहाँ पे रहते हैं उससे, मतलब हर जितना बढ़ता जाएगा ये, आप एक एरिया की रेगुलेशन में होंगे, फिर सिटी की रेगुलेशन में होंगे, फिर आप उसके प्रोविंस की रेगुलेशन में होंगे, उससे बढ़ जाएंगे तो फिर आप उस कंट्री की रेगुलेशन में होंगे, कंट्री के रेगुलेशन से बाहर जाएंगे तो फिर भी आपके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिनकी रेगुलेशन में, आप बीइंग अ पाकिस्तानी और साउथ एशियन यू कांट बेसिकली एक्सेस सम कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें कर सकते हैं, तो ये सब तो रहेगा। लेकिन ये है कि इन सब चीजों की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपको जो है वो कम से कम वेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए, ठीक है ना। तो ये सीबीडीसी भी जो है वो आपका एक मसला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्व कर रहा है, और वो है पेमेंट ट्रांसफर का मसला, जो कि अभी एक बड़ा मसला बना हुआ है ना। आप पेमेंट ट्रांसफर कैसे करते हैं? आप पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू वेट, आपको वैसे ही वेट करना पड़ता है, एक 2 दिन वेट करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो इससे खत्म हो जाएगी सीबीडीसी से। और दूसरी बात ये है कि चूंकि डिजिटल है तो डिजिटली जो हमारी आगे जो मेटावर्स बन रहा है, या फिर आगे जितनी इनोवेशन होनी है वो एक पैरेलल डिजिटल वर्ल्ड पे होनी है। उसके लिए आपको डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए, इवन गवर्नमेंट्स को डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए। तो दीज टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व, सीडीबीसी सेंट्रलाइज और ये सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, और वो फिर इसको जाके कनेक्ट करेंगी दोनों चीजों। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है कि ये सीबीडीसी जो लॉन्च होगा इसकी कोई नेटिव करेंसी होगी जिसको डिजिटली एक्सेप्टेबल होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड? और सेकंड ये कि क्योंकि ये सेंट्रलाइज है तो इसमें अगर हम इसकी अगर डेफिनेशन को फिर गौर करें तो इसके अंदर ये है कि ये जो ये गवर्न बाय सेंट्रल बैंक होगा, और जो सेंट्रल बैंक से सेंट्रली जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू इसको अप्रूव्ड होगा ये वाली करेंसी। तो इसका, और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट किस तरह करेंगे विद डिफरेंट ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, देयर आर डिफरेंट ब्लॉकचेन हमारे पास चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है जो कि लाइक अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इस मामले में। अच्छा देखें, सबसे पहले चलें कुछ आप कुछ और बातें भी कर गए बीच में, मैं उनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन नहीं, इसकी कोई नेटिव करेंसी नहीं होगी। नंबर 1, हर मुल्क की अपनी करेंसी होगी। जैसे पाकिस्तान ई-रुपी बनाएगा, जो इंडिया है वो EINR बना रहा है, ठीक है। जो आपका US है वो EUS बनाएगा, ठीक है। USDT इज नॉट देयर डिजिटल करेंसी। देन जो आपका है ये जो डिजिटल यूरो बन रहा है, ये डिजिटल यूरो है। जो अरब कंट्रीज बना रहे हैं वो अराब के नाम से एक बना रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ जो है डिफरेंट लोग डिफरेंट सीबीडीसीज पे काम कर रहे हैं। सीबीडीसी एक कंट्री से रिलेटेड चीज होगी, दैट इज नॉट, या एक प्रोविंस से रिलेटेड बना देंगे। जैसे अराब जो है वो पाकिस्तान में भी शायद उसको वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, जैसे आज से बहुत साल पहले ये चीज शुरू हुई थी। तो अराब यानी शायद यहाँ पे भी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। सो दैट इज अच्छा। दूसरी बात के बाइनांस आपकी इस बात से, बाइनांस इज नॉट अ ब्लॉकचेन, ठीक है, वो तो एक्सचेंज है। और एग्री बाइनांस इज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पे आप इजीली जो है जाके आप कोई भी करेंसी आप इजीली बाय भी कर सकते हैं। तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा इन सीबीडीसी से। अगेन देखिए, अगर हम लोग इसमें, मैं उसमें उस मामले पे नहीं जाना चाह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिंपली कि ये जो सीबीडीसी है इसको किस तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे विद डिफरेंट ब्लॉकचेन, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉकचेन के अंदर डिफरेंट, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी डिफरेंट ब्लॉकचेन से इसको इंटीग्रेट करने की? हम अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे। एग्जैक्टली, अगर अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे, अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ नेटिव करेंसी ऑन आवर ओन ब्लॉकचेन, राइट? नो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। सर अगर हमारी अपनी करेंसी, जैसे आप बता रहे हैं कि स्टेट बैंक पे होगी करेंसी, तो अगर वो सब स्टेट बैंक ही ऑन कर रहा होगा तो फिर सर उसमें हम लोगों का रोल क्या होगा? माना हम ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अगर तो वो उनकी नेटिव करेंसीज हैं और बैंक्स में वो यूज होंगी, तो हम लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना रोल पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो सब चीज़ें स्टेट बैंक ही ऑन कर लेगा और उसका प्रोटोकॉल डेवलपमेंट ये वो, तो फिर सर हम लोगों का रोल उसमें क्या हो रहा होगा? ये खैर लंबी डिबेट है। देखें, हर कंट्री आगे आने वाले दौर में अपनी ब्लॉकचेन बनाएगा।
इथेरियम कोई सिक्योर ब्लॉकचेन नहीं है, जितनी भी अभी तक ब्लॉकचेन्स चल रही हैं वो कोई सिक्योर ब्लॉकचेन्स नहीं है, ठीक है। यानी जैसे आप अपना ऐप स्टोर बना लें, पाकिस्तान में अपना एक गूगल का ऐप स्टोर होना चाहिए, गूगल का, जैसे गूगल की तरह का एक ऐप स्टोर आप बना सकते हैं ना। सो खैर एक बहुत लंबी डिबेट है, तो इस पे इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना गपशप लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आर्किटेक्चर कैसे बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज छोटी सी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अपनी ब्लॉकचेन CBDC के थ्रू लॉन्च की, तो पाकिस्तान की जो ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी होगी वो PKR होगी, कैन वी से लाइक दैट, और देयर इज नो एनी नेटिव करेंसी? नो नेटिव करेंसी रिक्वायर्ड। सो हाउ इट वर्क्स देन? मैं वही कह रहा हूँ सर, छोड़े, ये एक ना लंबी डिबेट है, अभी जो है ना अभी टाइम हो गया खत्म। कासिम भाई ने आगे आप लोगों से बात करनी है, इस पे करेंगे सर बात इंशाल्लाह, ठीक है। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इसके मुतालिक। सर ये आपने डिस्कशन में बड़े क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए हम लोगों के लिए। हाँ ना, खुद रिसर्च करें ना सर, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए छोड़े जाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं क्वेश्चन मार्क्स। चले सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत जबरदस्त। नुमान भाई भी लगे रहेंगे, मैं भी लगा रहूंगा कि इसको ढूंढे है क्या ये सवाल। हाँ ना, करें एंजॉय करें सर। अब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, इस पे हम लोग एक रिसर्च कर सकते हैं मिलके, लाइक सर ने जो है, अहमद साहब ने लाइक एक हमारे पास एक इनिशिएटिव दे दिया है कि हम लोगों को इसको फर्दर R&D करें, इसके अंदर डेप्थ में जाएं। इसकी सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है, अभी मैं उसकी एक साइट पे जाके देख रहा था, तो अहमद ने तो ऑलरेडी सर्टिफिकेशन ली हुई है। तो अगर हम लोग को लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी हम लोगों को इन डेप्थ इसके अंदर स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि माइक्रो लेवल पे तो सर ने हम लोगों को एक हम उंगली पकड़ा दी है, समझ लें। अब बाकी हम लोगों ने हाथ हमने खुद पकड़ना है। सही, ठीक, इंशाल्लाह इस पे कोशिश करते हैं। डन। कासिम भाई ऑल योर्स। मुझे थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया था। और इत्तेफाक की बात है कि वो CBDC की जो पोस्ट की थी उसी पे मैंने इनवाइट किया था कि अच्छा मौका है, अभी ताज़ा है आपका CBDC, तो मैंने कहा हम फायदा ले लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं कासिम भाई ऑलवेज अवेलेबल, आप जितनी मोहब्बत से बुलाते हैं ना, दैट यस, मैं आपको दोबारा से जो है ना एक सेशन के लिए कॉल करूंगा, तो जो आपकी अवेलेबिलिटी के इसके हिसाब से फिर हम एक और सेशन इंशाल्लाह जरूर। बाकी मेरे कराची भी चक्कर लगना, तो इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे। अभी तो नहीं, रमजान के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है। वो आपको शायद बताया था, एक्चुअली मेरा सारा प्लान सारी चीजें थी, लेकिन वो जो है ना मेरी अम्मा को जरा हार्ट अटैक का इशू हुआ, तो वो बस फिर हम सारे उसी में लग गए एक्चुअली। दो हफ्ते जो है अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन नाउ, तो 2 हफ्ते जो है ना हम बस बहुत बिजी रहे सारे के सारे। सर हमें भी बता दीजिएगा, हम भी आपसे मुलाकात करें पेशावर, हरीपुर वगैरह में। तो कराची में इंशाल्लाह जो है ना कोई एक पॉइंट बना के, तो वहां पे हम मीटअप, मैं एक आध दिन के लिए आऊंगा, 2 दिन के लिए मैक्सिमम, तो कोई मीटअप प्लान करेंगे। तो आई होप आप सबको वो पोस्ट पहुंच जाएगी आप सब तक, ठीक है ना? तो जरूर मिलिएगा, ठीक है। सियालकोट भी आना है जी, मैंने इंशाल्लाह सियालकोट भी आना है जी, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोई हिसाब लगाते हैं। सर मुझे इधर इजाजत, इंशाल्लाह फिर करते हैं गपशप। बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी, थैंक यू अहमद साहब, थैंक यू। ओके जी, हम लोग अब नेक्स्ट सेशन पे देख लेते हैं, क्विकली मूव करते हैं हमारे रिएक्ट टूलकिट के ऊपर, ठीक है। और दसर भाई आप अवेलेबल हैं? ठीक है आसिम भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने रिएक्ट किया था उसमें से कोई सवालात, कोई इश्यूज? असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाए थे? मेरे पास बहुत कम असाइनमेंट सबमिशन आए, तो ये मैं देख लेता हूँ कितने पड़े हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है असाइनमेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट आप जितनी जल्दी हो सके कर लें, ठीक है। ये जितना आप इस स्ट्रिंग को खींचते जाएंगे ना, इतनी टेंशन जो है वो आपकी क्रिएट होती जाएगी, क्योंकि आप अगर धागे को खींचते जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपके लिए ज़रा टेंशन रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी तरह से टाइम निकाल के, लेट्स सपोज कि इस हफ्ते अगर हमने जो कुछ पढ़ा है नेक्स्ट वीक में उसको फिनिश कर लें, ठीक है। किसी भी तरह से टाइम निकाल के, आपको रात जागनी पड़े रात जाग के आप कर लें, लेकिन आप कर लें उसको ज़रूर, क्योंकि अगर मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको, आप एक क्लास पीछे रह जाएंगे, 2 क्लास पीछे रह जाएंगे, हमारी क्लासेस तो बढ़ती जाएंगी और आप पीछे रहते जाएंगे, एंड देन
आप जो है वो फिर उसको ड्रॉप कर देंगे कि भाई ये तो फिर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें बेसिकली आप कनेक्ट करना चाहेंगे उन लोगों से जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो फिर आपको होल्ड करने से घबराएंगे कि यार मैं अभी, यार ये तो बहुत ही पीछे है ना, क्योंकि लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे रहते जाएंगे। तो इसको कोशिश करें कि ये वाली सूरत हाल पैदा ना हो, ये हर वक्त होता है। कोशिश करें कि जो चीज़ जैसे पढ़ाई जाए, वैसे तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम पहले से पढ़ के आ जाएं और पहले से या तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आ जाएं, ताकि यहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ सकें जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, और आगे जाके उसको, और अगर ये नहीं होता तो फिर एटलीस्ट ये कर लें कि यार इसी वीक के अंदर इसको फिनिश कर लें। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, रिडक्स की अगर बात की जाए तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप मुश्किल से उसमें 3-4 घंटे भी लगाते हैं तो वो असाइनमेंट उससे ज्यादा का है भी नहीं, सही है, क्योंकि आप रिएक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टेट्स के बारे में आपको पता है, तो 3-4 घंटे ज्यादा का वो काम है भी नहीं, सही है। अच्छा, अभी हमें एक एप्लीकेशन बनानी है, सही है। एप्लीकेशन में हमारे पास काम ये है कि एक तो पहले हमने रिडक्स यूज की थी, सही है, उसमें वेब3 नहीं थी। अब हमें रिडक्स टूलकिट यूज कर रहे हैं, उसमें वेब3 हो, वेब3 के साथ हमारे पास अकाउंट लोड हो, कॉन्ट्रैक्ट लोड हो, सही है। अभी मैंने एक डमी एप्लीकेशन आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, सही है। इसमें मैंने एक ERC20 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लोड किया हुआ है, सही है। अच्छा, इसमें फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी एक तो ये कि ये वॉलेट कनेक्ट हो सकता है, सही है। मेरे पास जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हुआ, सही है, मेरे पास वेब3 की इंस्टेंस आ गई, सही है। उसने क्या किया, मुझे बैलेंस ऑफ बता दिया, मेरा अभी इस ERC20 टोकन मेरे पास कितने हैं, सही है, वो मुझे शो कर रहा है। अब इसमें एक और फंक्शनैलिटी है कि एक सेंड फंक्शन, इसमें ये ट्रांसफर कर सकूं मैं किसी और एड्रेस पे, सही है। सपोज मैं इस एड्रेस पे आता हूँ, सही है, और इस पे मैं अमाउंट सेंड करता हूँ जैसे 100, सही है। तो ये मेरे पास टोकन सेंड हो सके, सही है। और मैं अकाउंट अगर स्विच करूं, दूसरे अकाउंट पे जाऊं, तो मुझे वहां पे वो बता दे क्या अब इसके बाद इतने टोकन है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ क्या कर रहा है, बेसिकली आपके जो यूजर का अकाउंट लोड है उसका वो बैलेंस रिटर्न कर रहा है, सही है। एक इसकी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं अभी। अच्छा, ये सिंपल ERC20 टोकन है, सही है। इसमें कोई मेथड यूज नहीं हुआ हुआ। एक बेस ओपन ज़ैपलिन का कॉन्ट्रैक्ट ERC20 का, उसमें सिर्फ नेम और सिंबल और टोटल सप्लाई देके मैंने उसको डिप्लॉय किया, दैट्स इट। अच्छा, इस अकाउंट पे हमने ट्रांसफर किए थे। अब मैं इसको लोड करता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया कि 100 टोकन पहले, 11 टोकन पहले से पड़े हुए थे, 100 टोकन मैंने और ट्रांसफर किए तो 111 टोकन आ रहा है, सही है। तो ये एक सिंपल सी डैप है हमारे पास, जिसमें दो हम अभी फोकस करें फंक्शंस पे, एक होता है रीड, एक होता है राइट। तो हमने दोनों फंक्शंस पे कवर किए। अब इसको देखते हैं कि हमें इस पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा जी, इसको पहले स्टॉप करें। अभी मैंने टाइम सेव करने के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, रिएक्ट ऐप, सही है। उसमें मैंने रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल किया। रिडक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिडक्स इंस्टॉल है। और वेब3 हमने लास्ट क्लास में, लास्ट क्वार्टर में, हम मैं जूम कर देता हूँ। लास्ट क्वार्टर में हमने इसको क्या नाम है, इसके साथ देखा था, कॉन्टेक्स्ट के साथ, सही है। तो इसकी भी हमें प्रॉपर नॉलेज है, सही है। एक मिनट, मैं स्क्रीन थोड़ी सी और कर दूं। तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ इसकी इंस्टॉलेशन के। सही है, हमने 3 अभी पैकेज है हमारे पास, एक रिडक्स टूलकिट, रिडक्स और वेब3, सही है। अच्छा, मैं ये लिंक्स आपको चैट में भी भेज देता हूँ, तो आप लोग अभी इंस्टॉल कर लें। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये सर JS भी यूज कर सकते हैं या ये इस अलग चीज है कोई? आपका मेन पर्पस क्या, आपने वेब3 की इंस्टेंस लोड करनी है। आपके पास इस तरीके से दूसरी पैकेजेस में Ethers.js भी है, सही है, E3React भी है, सही है। स्टेप के आपके मल्टीपल पैकेजेस मौजूद हैं, तो उसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो ये आपके पास मतलब हर एक डेवलपर को लगा यार कि इसमें और एडवांसमेंट हो सकती है, इसमें कुछ और पैकेजेस ऐड किए जा सकते हैं, तो उसने उसकी लाइब्रेरी बना के डाल दिया, सही है। तो ये वेब पे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वेब3 की सपोर्ट सबसे ज्यादा मुझे अभी दिखी कम्युनिटी में, सही है। तो कोई भी आपको एरर आता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो इजीली रिजॉल्व होता है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी, ETH.js की ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है सर, सही, ये बेस एप्लीकेशन है हमारे पास।
अच्छा, हमें पता है कि हमें करना है क्या। हमें सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लोड करना है, सही है। पहले तो रिडक्स टूलकिट की इंस्टेंस बनानी है, सही। उस इंस्टेंस में हमारे पास 3 इनिशियल शेयर्स होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेब3 होगी और अकाउंट होगा। क्यों? वेब3 से हम कॉन्ट्रैक्ट लोड करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट लोड हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर ट्रांजेक्शंस करेंगे, और ट्रांजेक्शंस करने के लिए हमें अकाउंट चाहिए। तो ये तीनों हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर है, राइट। तो अभी इस पे सबसे पहले तो स्टोर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई सवाल है किसी का? ये क्लियर हो गया कि हम करने क्या जा रहे हैं? मैंने अभी पहले से एप्लीकेशन इसलिए बना के रखी थी ताकि, क्योंकि पिछली बार जो मुझे आइडिया होता कि टू डू पता नहीं था कि फंक्शनैलिटी क्या है, तो पहले ही मैंने आपको फंक्शनैलिटी दिखा दी कि यार ये हम करने जा रहे हैं, सही, ताकि कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अच्छा। सर ये रिडक्स और रिडक्स टूल किट में फर्क क्या है और हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं रिडक्स के ऊपर? ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप इसके यूज करना क्या चाह रहे हैं, सही है। रिडक्स यूज करना चाह रहे हैं, रिडक्स टूल किट यूज करना चाह रहे हैं। अब रिडक्स टूल किट में आपके पास फायदा ये कि आपके पास यहाँ पे स्लाइसेस होते हैं, सही। स्लाइसेस से आपके पास जो कोड है अब काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। आप स्लाइसेस से ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो स्लाइसेस में ही आप रख के उसकी स्टेट यूज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पॉसिबल है, सही। थोड़ा सा और जूम कर, 1 मिनट, चलो सही है, काफी है, बेहतर हो गया। सर आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, पिछले वाले प्रोजेक्ट से इसका लिंक नहीं है, मतलब मैंने रिपोजिटरी पुश करके डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दी थी, तो क्लास में कोई शेयर कर दे रिपोजिटरी, तो अभी जिसके बाद लेंगे। अच्छा सर, जब क्लास की असाइनमेंट जमा करा रहे हैं तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट से कोई लिंक नहीं है ना? बारी बारी सवाल कर लें प्लीज। करें सवाल, क्या सवाल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट से कोई लिंक नहीं है ना? प्रोजेक्ट से लिंक नहीं मतलब? वो इनका सवाल ये है कि ये जो हम बना रहे हैं क्लास जो बनाया था उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, पूछा जी, ये पूछा नहीं। वो टू डू ऐप थी, ये आपकी डैप है, सही है, जिसमें हम रिडक्स टूलकिट एज अ स्टेट मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं, बस, सही। तो बेसिकली आपका पहले हैंड्स ऑन कराना था रिडक्स पे, सही है, तो इससे अब हम नेक्स्ट लेवल पे। हाँ बोले सर। जो क्लास असाइनमेंट जमा कराई थी तो वहाँ पे खाली गिट का जो है ना प्रोजेक्ट का अपलोड करके वहाँ पे शेयर करना लिंक खाली काफी है वही? हाँ, वो पब्लिक होनी चाहिए आपकी रिपोजिटरी, सही है। अगर आप शेयर कर रहे हैं उसका, तो गिटअप पे ही करके आप शेयर कर रहे हैं। जिप जो कर रहा है उससे मैं यही बोलूंगा यार गिटअप पे आप कोड पुश करो, उसका लिंक शेयर करो। और ये मैंने बहुत ज्यादा देखा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्राइवेट रिपोजिटरी का लिंक शेयर करके छोड़ देते हैं, सही है। तो उनको मैसेज करो, फिर 1-2 हफ्ते बाद उसके रिस्पॉन्स आते हैं, वो भी नहीं आते, सही है। तो वो जो भी कोई रिपोजिटरी पुश करे, वो आपकी रिपोजिटरी लाजमी पब्लिक होनी चाहिए। सही। और सर लास्ट वाली असाइनमेंट में एक इशू था, वो अभी पूछ सकते हैं? क्लास के बाद आप इसको देख लेते हैं, सही है। ठीक ठीक। या आपका डिस्कॉर्ड मौजूद है, आप डिस्कॉर्ड पे आप उसको इश्यूज को डालो, इशू क्या है, वो तो पूरी कम्युनिटी है वहाँ पे। तो अच्छा, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिप्लॉय, सही है, क्योंकि क्लास एक बेसिक में आपको बता चुका ERC20 कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, और उसकी API मेरे पास मौजूद है, सही। तो मैंने अभी उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। तो अब मैं चाहा तो कॉन्ट्रैक्ट दिखा भी देता हूँ। सिंपल ERC20 कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इसमें कुछ भी कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक सवाल है कि यार API क्या होती है। API सबको पता है, सही है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किस लिए हमें चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली लोड करना है, सही है। और API हमें इंटरफेस इसलिए चाहिए कि हम उसके फंक्शंस कॉल कर सकें, राइट। अच्छा, ये चीज क्लियर है? अभी कोई क्वेश्चन? चलो फिर आगे आगे बढ़ते हैं। फाइल्स इसकी बना लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने फाइल्स बेसिकली क्रिएट किए हैं, सही है। अभी फाइल्स क्रिएट स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। हमें स्लाइसेस लिखने हैं, सही है। हमें इसका स्टोर बनाना है और हमें इसके रेड्यूसर की मिडलवेयर बनानी है, राइट। अच्छा, अभी स्लाइसेस में हमारे पास एक सबसे पहले तो मेन क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास जो ब्लॉकचेन है वो लोड हो, सही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे।
Web3 क्योंकि हमें Web3 चाहिए। अच्छा, बाकी एक डिफॉल्ट स्टेट बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम रिडक्स में क्या किया था, एक डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट बनाई थी। सही है कि हमारे पास Web3 की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी, जो एड्रेस है उसकी क्या होगी, तो सारी अभी नल होंगी। सही है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चलिए स्टेट ना तो कोई क्वेश्चन, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया इनिशियल स्टेट के लिए। सही है, और अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे हम, एक इसका हमें थंग क्रिएट करना है बेसिकली, जिसमें हम लोड ब्लॉकचेन की जो फुल लॉजिक है, जो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे, पहले Web3, सही है, सेकंड पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद हमारे पास अकाउंट। तो ये हमें 3 स्टेप्स के कंप्लीट करने हैं थंग के अंदर। एक्सपोर्ट कॉस्ट, सर ये थंग क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इंपोर्ट कर लें हम इसको। अच्छा, रिडक्स में जैसे हमारे पास उसके हुक्स थे, सही है, वैसे ही हमारे पास इसके क्या नाम है, रिडक्स टूलकिट में हमारे पास हुक्स हैं। सही है, इसमें से एक हो गया क्रिएट एसिंग थंग, मैं अभी दिखा देता हूँ इसका। उसके बाद क्रिएट स्लाइस, इसके अलावा तो जरूरत नहीं पड़ती। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है यार, हमें जब स्टेट अपडेट हो, सही है, जब हमारे पास बेसिकली Web3 क्या है, Web3 जब इंस्टेंस उसकी आ रही है, सही है, वो हमें रिडक्स टूलकिट की स्टेट में पुश करवाना। सही है, मतलब हमारे पास ताकि क्या हो, कॉन्टैक्ट्स में अवेलेबल हो, जिसकी बेस पे हम जो क्या कहेंगे इसको, एक्शंस परफॉर्म कर सकें। सही है, तो उसके लिए अभी हमें सबसे पहले तो इसका एसिंग थंग क्रिएट करना होगा, क्योंकि एसिंग थंग बेसिकली अब क्योंकि आपके पास Web3 है, Web3 के अलावा कोई और स्टेट भी होती, सही है, जो आपको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। सही है, तो उसके लिए हमें इसका थंग क्रिएट करना होगा। तो मैं इसका नेम रख देता हूँ एक ऐसी, लोड ब्लॉकचेन, इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, सर ने आपसे लिंक शेयर किए हुए डिस्कॉर्ड पे भी, सही है, और ग्रुप में भी शेयर किए थे, रिडक्स के आर्टिकल्स के, रिडक्स टूलकिट के आर्टिकल्स के भी। सही है, और ये मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक्स पहले ही शेयर किए थे। सही है, तो कोई भी कंफ्यूजन है, वैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। सही है, तो मोस्टली ज़्यादा मेरा ख्याल है शायद किसी ने नहीं पढ़े हो, तो उसको भी आप लोग देखो। सही, कि आपके पास ऑलरेडी रिडक्स पे ऑलरेडी एप्लीकेशन है, तो आप उसको रिडक्स टूलकिट पे कैसे माइग्रेट करोगे। तो अभी इस वीक में आपको वैसे टू असाइनमेंट दूंगा। एक तो ये होगा कि आपका जो ऑलरेडी रिडक्स पे आपने टू डू बनाया उसको रिडक्स टूलकिट पे कन्वर्ट करना होगा, और एक इसका डेप का होगा। सही है, क्योंकि वो बहुत ही कोई बेसिक चीज़ है। सही है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग की मुझे लग रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। सही है सर, ये रेडिक्स और रेडिक्स टूलकिट में थियोरेटिकल व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? या बेसिकली प्रैक्टिसेस हैं। सही है, इतना कुछ वो फर्क आप नहीं कहोगे कि आप दोनों का काम एक ही है। सही है, आपके रिडक्स का काम भी यही है, स्टेट मैनेजमेंट का, आपकी जो रिडक्स टूलकिट है उसका काम भी, तरीका बदल गया। सही है, अब डेवलपर पे डिपेंड करता है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एप्लीकेशन मैं रिडक्स पे बना दूं, मैं कॉन्टेक्स्ट में बना दूं, यही सेम फंक्शनैलिटी, डिपेंड करता है डेवलपर क्या प्रेफर कर रहा है, वो किस चीज पे उसके हैंड। ओके, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि आप उसको रिएक्ट यूज करो। सही है, आप एंगुलर यूज कर सकते हो, आप Vue.js यूज कर सकते हो। सही है, तो काम एक ही है। सही, आपको जो मेन रिजल्ट मिलना है वो एक ही मिलना है, लेकिन मेन पर्पस क्या, पर डेवलपर के किस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा उसकी कमांड, वो किसको प्रेफर कर रहा है। सही है, अब आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे, बोलेंगे यार रिएक्ट बेकार है, एंगुलर अच्छी है। सही है, क्यों, उनके अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उसको प्रेफर कर रहे हैं, वो टाइप्स की हो सकता है प्रेफर कर रहे हो। सही है, आपको कुछ डेवलपर मिलेंगे यार, वो बोलेंगे Vue.js अच्छी, दोनों बेकार। सही, कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिनको तीनों पे कमांड है, बोलेंगे यार कुछ भी हो काम हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो आपके जो डेवलपर है उसकी प्रेफरेंस पे फर्क पड़ता है कि वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करे, क्योंकि उसकी बेस्ट प्रैक्टिस किस पे है। सही है। अच्छा, एसिंग फंक्शन हमेशा ट्राई एंड कैच पे होगा। ट्राई एंड कैच किस लिए होता है? जब भी कोई एरर थ्रो होता है तो वो आपके पास कैच में है। सही है। अब कोई भी मैं भी चेक करूं इसके बाद जो असाइनमेंट्स होंगे उसमें बेस्ट प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए कि मैंने पिछली बार भी देखा था जो कॉन्टेक्स्ट से कुछ प्रोजेक्ट्स थे ठीक है, उसमें ट्राई एंड कैच नहीं यूज किया हुआ था काफी ज्यादा लोगों ने। ये लाजमी है कि ट्राई एंड कैच आपको एसिंग में यूज करना है। तो यहाँ पे जो एसिंग 2 आर्गुमेंट्स ले रहे हैं ये क्या है? ये आपके पास बेसिकली स्टेट आ रही है। सही है। और आपके पास थंग एपीआई, थंग एपीआई अभी का अभी हमें यूज नहीं है। सही है। लेकिन मैंने अभी आपको कॉल किया हुआ तो अभी हम इसका जो फंक्शन आगे लिखेंगे सही है बैलेंस के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें हम यूज किस लिए कर रहे हैं। सही है। अभी इसके 2 पैरामीटर्स हैं तो वो अभी बस ऐसी ब्लैंक पास किया हमने। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, हमें पता है कि वेब3 हमें लोड करानी है। अब वेब3 का मसला क्या है, वेब3 आपके पास एक मेटामास्क से हमें लोड करनी है। अब अगर हम यहाँ पे आए, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। अब अगर किसी यूजर के पास वेब3 नहीं है और आपने उसकी लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया, आपने बोला कि आप वेब3 प्रोवाइडर भी ले लो, वेब3 लोड भी कर दो, वो आपका फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सही है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ब्राउजर में वेब3 प्रोवाइडर है भी या नहीं। अगर वेब3 प्रोवाइडर है तो फंक्शन चले, अदरवाइज फंक्शन नहीं चले। सही है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने वेब3 इंपोर्ट की हुई है, web3.givenProvider। अच्छा, web3.givenProvider से क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि web3 गिवन प्रोवाइडर इनवैलिड तो नहीं है, वैलिड होगा तो web3 लोड करे। अब मैं दिखाता हूँ सॉरी, इसकी मैं एग्जांपल आपको भी रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो जिन्होंने हैंड रेज किए हुए उनके कोई सवाल हैं या मैं उनको उनके सवाल है कोई? मोहम्मद इरफान आपका? सर वो पिछले जो सेशन चल रहा था उसमें उन्होंने रेज करवाया था तो उस पर। अच्छा, अभी क्या हुआ है, हमारे पास लॉजिक में क्या लिखा है हमने कि web3 गिवन प्रोवाइडर इनेबल्ड है। अगर इनेबल्ड है तो क्या करे, मतलब गिवन प्रोवाइडर है तो इनेबल करे। इनेबल करने के बाद क्या करे, जो स्टेट है वो हमारे पास वो क्रिएट कर दे। सही, वो हमारे पास web3 में आ गया। अभी क्योंकि ये थंग फंक्शन है, इसको मुझे डिस्पैच करना पड़ेगा। सही, अभी इसके जब पूरा एक स्टोर बन जाएगा तो हम इसको डिस्पैच करके देख लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास web3 आ गया। web3 आ गई तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम अकाउंट्स लोड कर सकते हैं। अकाउंट्स लोड करना हम जितने चाहे कॉन्ट्रैक्ट लोड कर सकते हैं। सही, और जो web3 की यूटिल्स प्रॉपर्टीज हैं या उसके अपने मेथड्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। सही, तो अभी हमारे पास 3 चीजें, एक तो काम हो गया हमारे web3 का। अब दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सही, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एपीआई। सही है, तो अभी हम इसका कॉन्ट्रैक्ट लोड कर लेते हैं। अच्छा, किसी को याद है पहला पैरामीटर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट लोड करने के लिए? एड्रेस होता है या एपीआई होती है, कोई बताएगा? एड्रेस। किसने बोला एड्रेस होता है? वजह? एड्रेस तो ईथर में डिफरेंट है और इसमें वेब3 में डिफरेंट है। आपके पास एपीआई होगी। सही है, मैं वेब3 के वाले से ही पूछ रहा हूँ कि वेब, फिर आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, अकाउंट चाहिए। अकाउंट्स कॉल करने का तरीका क्या होगा, मुझे वेब3 से अकाउंट चाहिए तो कोई बताएगा कि अकाउंट्स ऐसे लोड होते हैं? क्योंकि हम कर चुके हैं जो प्रीवियस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर तक Q3 में हम ये सारे काम कर चुके हैं। तो कोई बताएगा कि किस तरीके से अकाउंट्स आएंगे? किसी को याद है? मतलब वो लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसके बाद से दोबारा चेक प्रैक्टिस भी नहीं की है। चलो दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, अकाउंट्स हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा या एरे में आएगा, ये याद है किसी को? सर एरे में आएगा। एरे में। सही है, एरे गेट अकाउंट के फंक्शन से। सही है। अब web3 की आप लाइब्रेरी से जाके उसके डॉक देखोगे ना, आपको बहुत ज्यादा इसके मेथड्स हैं वो मिल जाएंगे। सही, अगर आपको उसमें से भी कुछ देखना है, मतलब आपके पास समझ नहीं आ रहा, आप
तो आप इसका सिर्फ डॉट लिखोगे ना तो आपको एक्सटेंशन खुद ही बता देती है इसके अंदर क्या मेथड्स यूज है। तो आप इसकी हैश रेट देख सकते हो, आपकी जो क्या नाम है गैस प्राइस जो भी करंट चली वो देख सकते हो, लेटेस्ट ब्लॉक नंबर तक देख सकते हो आप इस नेटवर्क का लेटेस्ट ब्लॉक नंबर क्या है। सही है, आप अपना अनाउंस चेक कर सकते हो। सही, तो बेइंतहाज के मेथड्स हैं। सही है, तो अभी तो हम इसमें ज्यादा यूज नहीं कर रहे। सही है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि वेब 3 की क्या क्या लॉजिक है। अब मसला क्या होता है, अब काफी सारे काम आपके वेब 3 से हो सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए नेट पे ख्वार हो रहे होते हो, यार मैं दूसरे की लाइब्रेरी यूज कर लूँ या दूसरा कोई पैकेज यूज कर लूँ। सही है, तो वेब 3 में आपको बेइंतहा आपको इस टाइप के मेथड्स मिल जाते हैं जो कि आपके जो काम है वो ईजी करते हैं। सही है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी आप कोई लाइब्रेरी यूज करो, भले मोरल यूज करो या रिडक्स यूज करो, रिडक्स कोई भी आप लाइब्रेरी यूज करो, आपको उसके सारे यूजेस पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक फीचर की वजह से आपको दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, जबकि आपके पास वही काम उस लाइब्रेरी में हो रहा था। तो आपकी उससे एप्लीकेशन जो है वो स्लो डाउन होती है, आपका टाइम ज़ाया होता है। सही है, अब कोई बग आता है तो आपको उसको रिजॉल्व करने में और टाइम लगता है। सही है, तो कोई भी आप इसका वेब 3 पढ़ रहे हो तो वेब 3 की आपके पास डॉग लाजमी पढ़े, कोई भी अगर पढ़ रहा है। सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मेथड सारे क्या है, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट कराने बैठूं तो पूरा क्वार्टर निकल जाना है। सही, लेकिन ये अगर कोई डेवलपर है तो उसको लाजमी देखे कि यार क्या इसके मेथड्स है। सही, अभी से मैंने गेट लिखा, आप गेट लिख के आप देख सकते हो गेट चेन आईडी आ रहा है। सही है, गेट कोड आ रहा है, गेट हैश रेट, गेट ट्रांजैक्शन। सही है, तो बहुत ज्यादा मेथड्स आ रहा है। सही, अभी मुझे सिर्फ गेट अकाउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे भी अकाउंट्स लोड करना है। सही, मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अकाउंट्स आ जाएगा। सही, अब मेरे पास ये तीनों चीजें आ गई हैं, वेब 3 आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अकाउंट्स आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, रिटर्न कराना। हमारे पास ये हो गया, बाकी इसमें कंसोल एरर लगा देते हैं। यार अब मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई है। सही है, अब इफ में बोल रहा है कि गिव वेब 3 गिवन प्रोवाइडर। अब आपके पास कोई एरर आता है आप चाहो तो उसको इनिशियल स्टेट में एक एरर डिफाइन कर दो। सही है, कि फॉर एग्जांपल वेब 3 लोडिंग एरर मैसेज हो सकता है। इसको नल कर देते हैं, else एक एरर मैसेज का लोड डाल दें। सही है, अब बाकी जो दूसरा एरर हो सकता है वो फिर आपका चेन की वजह से मसला हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपको चेन आपको सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय है रिंग के वी पे। सही है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक चेक लगा सकता हूँ सिंपल सा, कि इफ की कंडीशन में कि यार ये चेन आईडी हो तो वो उसको लॉग फंक्शन रन करने दे। सही है, अब चेन आईडी के लिए क्या है, अब हर एक नेटवर्क की चेन आईडी होती है। सही है, अब कोई बताएगा कि रिंग के वी की चेन आईडी क्या है? 4 है, आई बिलीव 4 है। अब क्या होगा, अब दो कंडीशन आ गई एक कंडीशन क्या है कि वेब 3 गिवन प्रोवाइडर हो, दूसरी कंडीशन क्या है कि चेन आईडी आपके पास 4 होनी चाहिए। 4 मतलब रिंग के भी होनी चाहिए। हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। सही है, तो ये आपका वेब 3 भी लोड करेगा, फिर अकाउंट भी लोड करेगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट भी लोड करेगा। अगर नहीं होगा तो ये इसको फंक्शन को रन नहीं करने देगा। अच्छा, किसी को आइडिया है कि अगर नेटवर्क नहीं हो तो नेटवर्क कैसे ऐड कराते हैं वेब 3 में? किसी ने वर्क किया उस पर कभी, या नेटवर्क स्विच करवाना उस पर किसी ने अभी वर्किंग की है? सर हार्ड एड में किए, इधर तो नहीं किए। नहीं, हार्ड एड तो अलग है ना आपका, मैं तो अभी फ्रंट एंड की बात करूँ। हार्ड एड तो डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करो ना आप। हार्ड एड में तो आप कॉन्फ़िग बनाते हो, उसमें बता देते हो कि ये नेटवर्क हो तो उस पर डिप्लॉय करते हो जो आप उसको बताते हो। सही है, तो यहाँ पे तो मैं आया हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनेंस का नेटवर्क डालता हूँ, मेरी क्या एप्लीकेशन है अब उसमें क्या है
कि बाइनेंस का नेटवर्क है। अब यूजर के मेटामास्क में बाइनेंस का नेटवर्क ही नहीं है, फिर क्या करूंगा मैं? फिर तो मेरी एप्लीकेशन बेकार है। फिर अब है भी तो उसको स्विच करना नहीं आ रहा, या फिर उसको टाइम लग रहा है। मुझे एक दो फीचर है, एक मैं स्विच करवा सकूं, दूसरा फीचर क्या है अगर वो नेटवर्क ही नहीं है मैं ऐड करा दूं, फिर तो उस पर किसी ने वर्क किया? Web3 के जरिए नहीं किया, डायरेक्ट मेटामास्क में ऐड किया जो कस्टम करके वो बाइनेंस तो का पूरा। आपका अलग है ना। हाँ वैसे नहीं किया। मैं तो ऑटोमेट बोल रहा हूँ, मैं तो उससे बोल रहा हूँ कि यूजर क्लिक करे और वो हो जाए। नहीं सर, रिक्वेस्ट के जरिए। किसके जरिए? रिक्वेस्ट। तो ये Web3 में कोई आपके पास कोड मौजूद है आपने जो किया हो? तो चलें इसको हम आगे देख लेते हैं, लेकिन आपके पास फीचर्स मौजूद है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि Web3 में बहुत फीचर्स हैं, सही। इथर और जेएस में भी है, Web3 में भी है, सही है। सर वो भी करवा दें साथ ही। अभी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुझे उसके लिए पूरा का पूरा एक आपका स्विच केस लिखना पड़ेगा जिसमें आपके पास नेटवर्क हो, सही है, नेटवर्क सेलेक्ट करें। अभी तो हमें पहले रेडक्स को अपडेट करना है कि रेडक्स हमारे पास आ जाए Web3 के साथ, सही है। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यार ये और फीचर्स हैं और मैं इसमें एनकरेज करूंगा कि इसको आप एक्सप्लोर करो, इस तरीके से आप सीख के छोड़ो नहीं, क्योंकि वजह क्या है, वक्त गुजर रहा है, आने वाले एक साल में, इस एक दो सालों में फिर इसकी ऐसी डिमांड नहीं होगी जो अभी डिमांड, सही, क्योंकि आपके और डेवलपर्स होंगे, फिर आप यही सोचोगे यार मैंने किसी टाइम यूज स्टार्ट किया था, कोर्स पढ़ना शुरू किया था, लेकिन अभी मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो दूसरों के पास, सही, क्योंकि ये चीजें अपडेट हो रही है, बेसिक स्किल्स है, कोई इतने वो नहीं है। आप इसको ये नहीं समझो यार आपको नेटवर्क ऐड करना आगे बहुत बड़ा स्किल है, सिंपल सा है। अब ये छोटी एप्लीकेशन में भी है Web3 की, तो ये सारी चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए अगर आप इसकी इंटीग्रेशन पे वर्क कर रहे हो, सही है। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हो, आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कॉम्पीट नहीं कर सकते मार्केट में, सही है। अच्छा सर ये आपने चेन आईडी 0x4 करके क्यों ली है? चेन आईडी क्योंकि 0x4 आएगी स्ट्रिंग में, तो मैंने उसको बताया कि चेन रिंग के भी की, मैंने ऊपर कमेंट लिखा ना नेटवर्क शुड बी रिंग के भी, सही है। तो रिंग के भी पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय है। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय रिंग के भी पे, मैं आता हूं ऑप्शन से कनेक्ट कर देता हूं और मैं आगे एप्लीकेशन यूज करने की कोशिश करता हूं, मैं तो बोलूंगा एप्लीकेशन ही बेकार है, चलती ही नहीं, समझ रहे? क्यों? क्योंकि नेटवर्क ही चेंज है तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से लोड करेगा? और जब कॉन्ट्रैक्ट ही लोड नहीं हुआ तो फंक्शन कैसे चलेंगे? तो मैंने उसको एक फोर्स कर दिया कि नेटवर्क आपके पास 4 होना चाहिए, रिंग के भी होना चाहिए बेसिकली, सही है। अगर मेरा मेन नेट होता तो मैं 0x1 लिख देता, अगर मेरा ऑप्शन होता 0x3 लिख देता मैं, सही है। तो जो भी चेन आईडी है तो मैं वो वहां पे डिफाइन कर दूंगा कि यार ये चेन आईडी है तो तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट लोड करे, वरना कॉन्ट्रैक्ट लोड ही नहीं होगा, एरर दे देगा। नहीं अगर हम सिंपल फोर लिखेंगे नहीं काम करेगा? मेन क्या चीज है, आपके पास Web3 गिवन प्रोवाइडर डॉट चेन आईडी क्या रिटर्न कर रहा है, आप कंडीशन में क्या करते हो? आपके पास एक कंडीशन है इसकी, आप इसमें ये लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लगा दो a इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे आपको गिवन अलग रिटर्न करे और आप अलग तरीके से मैच करोगे तो काम कैसे चलेगा आपका? अब Web3 के चेन प्रोवाइडर आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है 0x4 या कुछ भी मतलब स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है, और वो आपको पता है कि रिंग के भी पे जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास रिटर्न क्या होगा, 0x4 होगा। तो मैं उसी के जो वैल्यू उसी के साथ कंपेयर कराऊंगा ना। अब मैं 4 लिख दूंगा तो इफ की कंडीशन मैच ही नहीं करेगी, आप रिंग के भी नेटवर्क पे तब भी नहीं चलेगा, फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल सही हो गया। जिस वैल्यू से आपका मैच कराना है वो वैल्यू उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी तो आपकी कंडीशन काम करेगी। सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ तक कोई सवाल, ये फंक्शन समझ में आ गया सबके? जी सर। अच्छा हमने दो चीजें इंपोर्ट की थी, एक हमने थंग इसका इंपोर्ट किया था, हमने क्रिएट स्लैश किया था। अब इस थंग का मैं क्रिएट स्लैश क्रिएट करना ताकि ये जो इनिशियल स्टेट है इसमें वैल्यूज असाइन हो सके सही है। अब मैं इसका स्लैश बनाता हूँ, कनेक्ट कॉस्ट Web3 क्रिएट स्लैश मैंने उसको बताया कि भाई एक स्लैश क्रिएट करो Web3, इसका क्या नाम है मैंने इसका नेम नहीं बताया, एक मिनट नेम मैं इसका बता दूं। Web3 कनेक्ट का स्लैश क्रिएट करो, उसके साथ हमारे पास क्या इनिशियल स्टेट हो, इनिशियल स्टेट हमने बताई है डिफाइन की कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, सही है। और ये हमारे पास रेड्यूसर है, सही। रेड्यूसर तो हमारे पास भी कुछ भी नहीं है तो हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, सही है। एक्स्ट्रा रेड्यूसर हम आ जाते हैं, लोड ब्लॉकचेन सही है। सर ये स्लाइस आप किसको कह रहे हैं?
एक टर्म है बेसिकली, सही है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम, आपसे इस पे जाओ, सही है, आपको ये बता देगा बेसिकली कर क्या रहा है। अब हमने जो स्लाइड बना, अब ये यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बता रहा है कि यार ये अब स्लाइड किस पर्पस पे क्रिएट हो रहा है, जो आपकी थंग है। थंग बेसिकली आप इसको समझ लो कि एक फंक्शन है, फंक्शन ऑब्जेक्ट को जब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा ना, वो आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको अपडेट कर देगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसे ही मैंने अभी नाम दे दिया, सही है, सिर्फ समझाने के लिए। अब मैं इसे रिटर्न कराने के बजाय मैं क्या करूं, मैं बोलूं यार एक मिनट, बल्कि इसको नीचे ही सीधा लिख देता है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेट डॉट वेब थ्री, जो आपका नल वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट की उसको किसके बराबर कर दो, वेब थ्री के। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करूँ। सिंपल सा काम यहाँ पे भी हो रहा है, जो वैल्यू रिटर्न हो वो जाके ऑब्जेक्ट में अपडेट कर दे। कोई इसमें परेशान नहीं वाली चीज नहीं है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट अपडेट कर रहा है। उसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो यार आप कि वो कर क्या रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट अपडेट कर रहा है। सिंटैक्स बदलता रहेगा, काम एक ही रहेगा। सिंटैक्स आपको कहीं से मिल जाए, लेकिन सिंटैक्स समझने के लिए क्या है, सबसे पहले हमने इसका फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमें उस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो हमें कहीं ना कहीं तो यूज करनी है ना। हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू हमें अपना जो स्टेट है वो हमें अपडेट करनी है, ताकि जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहां पे हम वेब थ्री की स्टेट या जो भी हमारे पास डिफॉल्ट स्टेट है हम उसको यूज कर सकें, राइट, सही है। अच्छा, तो हमने इसको कहा कि यार एक मिनट, इसको पहले फंक्शन लिख ले पूरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, लोड ब्लॉक। स्टेट हमारे पास आ जाए, स्टेट हो गई, ये जो हम क्रिएट क्लासेस जो है शायद ये वही हैं जो रिड्यूसर और एक्शन हम यूज करते थे, उन दोनों को एक साथ मिला दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों को एक साथ मिला के मतलब कंसाइज कर दिया इसको। हाँ, मैं अभी आपको पूरा इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, मैं आपको फिर जब ये आपके समझ में आएगा, अभी कंफ्यूज ही रहेंगे। सही है, अब हमें क्या करना है, इसमें स्टेट और थ्री ब्रैकेट की कोई गलती हो गई है, देख लेना ब्रैकेट की गलती को। क्रिएट स्लैश हो गया, 59 पे एक ज्यादा लगा हुआ है, लाइन नंबर 59 वाला। नहीं, इसके अलावा भी एक मसला आया हुआ। एक्स्ट्रा यूजर्स हो गए, पुशिंग स्टेट स्टेट। आई थिंक पेलोड सर 54 पे ये आपने टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल किया है मेरे ख्याल, कॉलन नहीं। ओह सॉरी, इसमें डॉट लगेगा। हाँ यस, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, सही है। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो हमें उसको डिस्ट्रक्चर करना है। बेसिकली यहाँ पे चेक कर रहे हैं वेब थ्री हो उसको पेलोड को डिस्ट्रक्चर करे, सही है, तो वेब थ्री में कर दे। अकाउंट हो तो अकाउंट में कर दे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में कर दे। ये तो पेलोड क्या आ रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सही है। अभी हम इसको क्या करते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं इसका, पहले इसको पूरा एक स्टोर बनाते हैं, इसकी पूरी यूजर साइकिल को इसको समझेंगे, यूजर इसकी साइकिल चल किस तरीके से रही। सही है, हमारे पास एक स्लैश हो गया। अब हम इसको सिंपल ये अभी के लिए सपोज ये कर लेते हैं कि स्टेट है,
एक फंक्शन है, फंक्शन क्या कर रहा है, उस स्टेट को अपडेट करा रहा हूँ, जो स्लाइसेस कर रही है वो फंक्शन हमारे पास जब भी कॉल होगा, सही है, और जो भी उसकी रिटर्न वैल्यूज होंगी वो उसके स्टेट को, जो डिफॉल्ट स्टेट है, इनिशियल स्टेट बेसिकली, उसको अपडेट कर देगा। सही, अभी के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं इसको। सही है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या नाम है, एक पैरेंट रेड्यूसर बनाना है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑन करता हूँ। सही, Web3 कनेक्ट, Web3 कनेक्ट, अच्छा मैंने यहाँ पे Web3 कनेक्ट नाम दिया उसका, Web3 कनेक्ट। यार अच्छा, हमारे पास अभी क्या है, एक चीज याद रखें कि आपके पास एक से ज्यादा रेड्यूसर हो सकते हैं। सही है, तो कंबाइन रेड्यूसर क्या कर रहा है, जितने भी रेड्यूसर होंगे हमारे पास तो उसको कंबाइन कर देगा। तो हम पेरेंट रेड्यूसर जब भी कॉल करेंगे तो हमारे पास सारे आ जाएंगे। अभी हमारे पास एक ही है। सही है, तो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट ये होगा, नेक्स्ट असाइनमेंट में हमारे पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। सही है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एसी में चल जाएगा। सही है, मैं देखता हूँ असाइनमेंट जिसमें आपके पास ज्यादा आप रेड्यूसर्स भी इन्वॉल्व हो। सही है, तो अभी हमारे पास एक है सिंपल, तो हम उसको इजी प्रैक्टिस के लिए उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। सही, पैरेंट रेड्यूसर हमारे पास आ गया। सही है, पैरेंट रेड्यूसर, अच्छा ये हो गया हमारे पास। हमें स्टोर बनाना है। स्टोर हम ऑलरेडी जो रिडक्स है उसमें भी हम समझ चुके हैं, हमने कॉन्टेक्स्ट था उसमें भी हमने देखा था स्टोर क्या करता है। स्टोर जितने भी रेड्यूसर आपकी स्टेट्स हो गई उसको कंबाइन करेगा और फिर हम जो है index.js में उसको कॉल कराएंगे प्रोवाइडर में। तो जो हमारी स्टेट्स हैं और जो हमारे फंक्शंस हैं, जो स्टेट फंक्शन है, वो हमारे पास एक्सेसिबल होंगे। राइट, सबसे पहले हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। बोले सर, ये कंबाइन रिड्यूसर जो है ये हम store.js में भी तो फर्स्ट लाइन में यानी कि लिख के और नीचे क्रिएट स्टोर भी कर सकते हैं एक ही यानी कि फाइल। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको इस फाइल में भी काम कर सकता हूँ, मुझे एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं चाहूँ पूरा एक काम में करता हूँ। मैंने उसको सिर्फ अभी सेपरेट किया है ताकि उसको आप समझ सको हर एक फाइल को क्या उसमें चल के आ रहा है। सही, अब इसकी जरूरत नहीं है कि आप अलग फाइल बनाओ, लेकिन कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने उसको अलग कर लिया, आप स्टोर में आपके आपने फिर उसको एक अलग पूरा बना दिया। सही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सही, अब उसमें होता है कि मैं इसको फिर Web3 रेड्यूसर को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। सही है, मैं यही करता हूँ, फिर मैं पैरेंट रेड्यूसर को एक्सपोर्ट कर देता। सही है, अब हमारे पास दो उसमें फंक्शंस होते हैं। सही है, अब उसमें होता है ये कि हम एक तो जो ऑलरेडी स्टेट है हमें उसको कॉल करना। फॉर एग्जांपल Web3 की अभी करंट स्टेट क्या, हमें उसको कॉल करना। एक हमें जो हमारा थंग है हमें उसके जरिए कोई एक्शन परफॉर्म करना, हमें थंग को कॉल करना है। तो हमें एक होता है डिस्पैच, एक होता है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी यूज स्टेट में होता है कि आप एक कॉलर होता है और एक आप उसका सेटर होता है। तो यहाँ पे भी हमें इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके जो हुक्स हैं। यूज डिस्पैच हो गया, और ये हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे। सिलेक्टर, हाँ बस के अलावा तो हमें जरूरत नहीं है। पोर्ट, अच्छा सर अभी टाइम हो क्लास के लिए या फिर क्लास एंड करनी होगी? कासिम भाई मुझे बता दें कि इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ कितना टाइम लगेगा हमें? हाँ, इसमें बनाओ तकरीबन 40 मिनट्स और चाहिए होंगे मुझे। 40 मिनट चाहिए, चलिए ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर हमारे कुछ नेक्स्ट क्लास में DeFi के
तकरीबन हमारी लास्ट 2 क्लास B5 की भी नहीं हुई है, तो उसको भी हमें कंटिन्यू करना है। तो मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रोडक्ट्स को हाँ, मैं इसमें ये करता हूँ कि इसको हेल्प डेस्क में इसको पुश करवाता हूँ, क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है रिडक्स के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हालांकि आर्टिकल 2 क्लास पहले शेयर किए थे, सही है, बेसिक वेब3 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये सारी चीजें अगर देखें आपको क्लियर नहीं होंगी, आप आगे डेप्थ नहीं बना सकते। आगे क्वार्टर में हमने डेप्थ क्रिएट करनी है, उसमें आप लोग फंस जाओगे कि यार ये चल गया तेरी। अभी ये सिर्फ लोड हो रहा है, लोड होने के बाद लॉजिक इंप्लीमेंट की ही नहीं हमने। तो आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए लाजमी, वरना आपको कुछ भी आगे समझ में नहीं, आप ब्लैंक बैठे रहोगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो आपको कोड लिखना पड़ेगा। कोड नहीं अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं कि यार एक हेल्प डेस्क प्लान कर लेते हैं इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक में हमारे किसी भी टाइम, अगर रात को टाइम हो आपके पास, वेडनेसडे को कर सकते हैं। यस, कौन से दिन? वेडनेसडे, ठीक है जी। वेडनेसडे हम एक हेल्प डेस्क रख लेंगे रिडक्स से रिलेटेड, और उसको जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम देख लेते हैं उसको यहाँ पे अपने डिस्कॉर्ड पे भी कर सकते हैं और जूम पे भी कर सकते हैं। विल सी कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो बुध को जो है वो हम फाइनल कर रहे हैं। होपफुली टाइम मैं आपको जो है वो कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, वो प्रोग्रामिंग सेशन का भी था सर, कहा था आपने, तो उसका भी सर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जो देखिए, प्रोग्रामिंग सेशन जब तक आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप प्रोग्रामिंग सेशन में आप कर पाएंगे। अभी आपको मैं आगे प्रोग्रामिंग सेशन कराता हूँ, आपको रिडक्स नहीं पता, रिडक्स का काम किया, आप क्या करोगे? आप वहाँ पे ब्लैंक बैठे रहोगे। अरे एक मिनट मुदस्सिर भाई, मोहम्मद आकिब जो कह रहे हैं वो कुछ एक उन्होंने एक मसला डिस्कस किया था लास्ट वीक, और हमने उस पे मैंने काम भी किया था थोड़ा। इट इज रिलेटेड टू ERC 721A। अच्छा, सही है, डैप से रिलेटेड नहीं है, डैप पे सही है। तो आकिब जो हैं वो ऑलरेडी ERC 721A पे उन्होंने काम किया था और उसको अपग्रेडेबल बनाया है, और उसके आगे भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने में इंटरेस्टिंग है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी डिफ्लेशनरी की है और टैक्सेबल भी है, तो उसको वो एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीक में जो है वो। हम एक और ये वाला सेशन भी रखना है हमें, तो बुध का एक सेशन तो हमारा होपफुली होगा, ठीक है, जिसमें हम हेल्प डेस्क में मुदस्सिर भाई कवर अप करेंगे रिडक्स को, दैट इज वेडनेसडे। आकिब का सेशन जो है वो हम प्लान कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली। आकिब आपके पास टाइम है ट्यूसडे का? जी सर, लेकिन सर उससे पहले कुछ और सवालात भी हैं, ताकि वो आगे वाला जो काम आपको दिखाया था वो भी कर लें। तो सर उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें, और उस ERC 721A के अंदर ही सर बर्नेबल की भी लॉजिक अब अपेंड करनी है, तो उसके हवाले से भी डिस्कस करना है। हाँ, तो वो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो इतना मेरे नहीं ख्याल के वो इतना कोई कॉम्प्लेक्स है। बर्नेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है उनका कि वो पूल में चला जाएगा, वो पूल असल में जी सर, उसमें दो एक और जो सर कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ भी उसको लिंक करना है, उसकी मिंटिंग वगैरह भी उसके बर्न के साथ अटैच करनी है। तो इस तरह से यस सर, बिल्कुल ये सर ने मुदस्सिर ने खोल ली मेरे कल चैट भी, सर को भी मैंने मैसेज। जी सर, तो मैंने भी आपको इसलिए किया था। इसी तरह सर मैंने और को भी किया काफ़ी, लेकिन शायद बिजी हैं लोग तो बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलें इसको देख लेते हैं। आपके कोई डायग्राम है इसकी, स्ट्रक्चर डायग्राम या कोई डॉक है? यस सर, डॉक है, कहीं मेरे पास मौजूद है, तो डॉक मुझे शेयर करना डिस्कॉर्ड पे ना। जी सर, सही है। कोई इसको डिस्कॉर्ड पे रखें, डिस्कॉर्ड पे शेयर करें, Q4 क्वेश्चंस में शेयर कर दें, तो वहाँ पे कोई और भी जो उस पे इन होना चाहेगा तो वो इन हो जाएगा, ठीक है। और सर मुदस्सिर साहब से क्वेश्चन था। जी बोला। लास्ट असाइनमेंट में सर जो 2 आखिरी ऑप्शन थे उनमें अगर थोड़ा सा गाइड कर दें हमें, क्योंकि हम लोग तो रिएक्ट में नहीं होगा, काफी हद तक हमने कर लिया है, एक्टिव इनएक्टिव का भी हो गया है, सिर्फ फिल्ट्रेशन का समझ नहीं आ रही वो कैसे करें, थोड़ा गाइडलाइन दे दें। या फिल्ट्रेशन आपके पास उसमें था ये कि आपका एक स्टेट थी, सही है, आपके बुलियन स्टेट, सही है, तो उसमें था ये कि ये एक्टिव या कंप्लीट हो चुका है, सही है। तो आपने उसमें फिल्टर करना है कि यार जो फॉल्स वाले वो अलग हो जाए, ट्रू वाले फिर अलग हो जाए, सही है। तो आपको सिंपल उससे फिल्टर करना, और कुछ भी नहीं है उसमें। सर मैंने इसी तरह से लॉजिक बनाई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि जब अगर एक्टिव वाले आ जाते थे और दोबारा उनको गेट ऑल करना चाह रहा हूँ तो दोबारा आ नहीं रहे वो। मेरे साथ भी यही इशू आ रहा है सर। मैं रेडियो बटन फिल्टर करने के बजाय आप उसको डिस्पैच कर देते होगे, जिसकी वजह से स्टेट ही अपडेट हो जाती है, सही है। तो आप उसको फिल्टर आउट करो स्टेट लेवल पे, आप उसको जो आपके रिडक्स के स्टोर में जो स्टेट है उसको कुछ भी नहीं करो, आपने उससे सिर्फ फिल्टर आउट करना, कुछ भी नहीं करना।
नहीं डिस्पैच नहीं करवा रहे हम भी, मैं भी फिल्टर ही कर रहा हूँ सर, लेकिन वो इनएक्टिव होने के बाद वो एक्टिव नहीं हो रही, फिर वो नजर नहीं आती, तो आपके यूज स्टेट में कोई मसला, मुझे कोड शेयर करेगा, मैं देख लेता हूँ। डिस्कॉर्ड पे शेयर करें, जो आपका कोई चैनल बना हुआ है प्रॉब्लम्स के हवाले से, क्वेश्चंस का होगा ना कोई चैनल, उस पर डालें, देख लेते हैं इसको। हेल्प डेस्क में भी इसको डिटेल में देख लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी शेयर करें। ओके सर, मैंने उसको ना रेडियो बटन बना दिए हैं, और ऐड जब हम डेटा करते हैं तो रेडियो बटन में एक्टिव और डीएक्टिव का वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो उसी को चेक करता रहता है, उसको फिर डिस्पैच करके और फिल्टर कर लेता है। हाँ सही है। तो मेरे हिसाब से रजा आपने किया ही होगा कि आपने एक दफा जब एक्टिव की स्टेट कर ली ना यूज स्टेट में, तो आप उसी में से ही फिर फॉल्स वाले आप देखते होगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता। तो आपको फिर दोबारा जो आपके पास स्टेट आ रही है स्टोर से, तो आपने उसी में से फिल्टर करना है, ना कि उस स्टेट से दोबारा फिल्टर करना है। तो मतलब आप इस फिल्टर हुई स्टेट से दोबारा फिल्टर करोगे जब भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। सही है, तो आपके पास शायद यही प्रॉब्लम हो। तो बहरहाल इसको शेयर करें क्वेश्चंस में, जो कोड है आपका, तो देख लेते हैं। अच्छा सर, मैंने वो एक मार्केट प्लेस बनाई है, तो उसमें Web3 तो मैंने यूज की है, तो पता नहीं क्यों बार बार मेरे कंप्यूटर पे एरर आ रहा है। फिर मैंने ether.js क्या एरर आ रही तो बता। पता नहीं, कोई ब्लॉक करके चेन का आ रहा है, और मुख्तलिफ फुलफिल करें ये इस तरह करके बहुत सारे एरर आ रहे हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर ether.js पे मैंने वही सारा काम जो है ना कन्वर्ट कर दिया, तो अगर कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने एक पूरी यानी कि डीएफ या ये क्वेश्चंस का कोई बना हुआ इसमें चैनल ना, वहाँ पे ऐड करो, वहाँ पे मुझे मेंशन कर दो। सही है, तो मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, ये PIC Q4 क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे आप पोस्ट करो और उसको मेंशन कर देना मुझे। ओके ओके, कोई सवाल? हेलो, बस सर अभी जो जमा हुए हैं उनके जवाब हो जाए। सही है, आप वहाँ पे लिस्ट करें। सही है, जो ये कोड है मैं पुश करके अभी इसका रिपोजिटरी लिंक भी शेयर, बल्कि रिपोजिटरी लिंक वही है, फिर भी मैं आपको ये इसमें कोड में शेयर कर दूंगा, इसमें डिस्कॉर्ड पे। सही है, छोटी सी दरखास्त। हेलो बोले। हाँ सर, आप जब भी न्यू प्रोजेक्ट शुरू करें तो हमें थोड़ा सा पहले से ही बता दें कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर लें, हम भी पहले से तैयार होके बैठ जाएं कि अचानक हमें पता नहीं चल रहा तो क्या करना है। सही है, मैं पूरे जो होगी ना आगे जो क्लासेस, उनका पूरा एक बना दूंगा कि हमें क्या क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो वो उसी के साथ चल लेते हैं। ओके, इंस्टॉल जो चीज़ें करनी हम पहले से अलग अलग वो तैयार करके रख देना। सही है, ओके। ओके, क्वेश्चन बाकी इंशाल्लाह हेल्प डेस्क में वो भी इंस्टॉल करना। चलें, थैंक यू।